हेलो टू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बढ़िया मज़े में होंगे। तो आज मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं ये बातें कर लेती हूँ। देखो, बहुत सारे चैप्टर्स के नाम लिख रखे हैं। असेसमेंट है, ऑडिट है, इंस्पेक्शन है, डिमांड है और लाइबिलिटी वाला चैप्टर जो है, ये सारे चैप्टर्स मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। आपके मॉड्यूल में आपको 17, ये 17, ये 18, ये 19 और 20, ये इस तरीके से आपको आपके ICI के मॉड्यूल में मिल जाएगा। अब देखो, मेरा जो मेन पर्पज़ है वो तो ये रहने वाला है कि मैं आपको क्या करवाऊँ। जो मेनली हमारा पर्पज़ होता है, हमेशा हर लेक्चर में मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एक ही मोटो होता है, टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना। तो मैं टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस को ही कंप्लीट करवाने वाली हूँ। लेकिन एक्चुअली क्या ना, ये प्रोसीजरल पार्ट है। तो मुझे लगता है कि आपको टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं कि वही पूछे, कुछ भी आ सकता है। तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ, टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन के साथ एक समरी माइंड में सेट करने वाली हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोगों ने ये चैप्टर्स जो होगा वो छोड़ रखा होगा, या फिर ऐसे ही कि ये भी चलो ठीक है लास्ट टाइम पे देख लेंगे। तो एक बार अगर आपने ये समरी देख ली तो मैं आपको अश्योर करती हूँ कि 50 to 55% आपके माइंड में वो चीज़ें रिटेन रहेगी और श्योर हो जाएंगे कि अगर ऐसा कोई MCQ इस तरीके का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो हम लोग हैंडल कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती है वो न्यूमेरिकल बेस होती है, वो तो माइंड में सेट हो जाएगी। लेकिन कुछ थ्योरेटिकल बेस होती है तो वो एक दो बार आप सुन लेंगे तो वो भी आपको बेस्ट एकदम सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आप ये चैप्टर। सबसे पहला जो चैप्टर करवाने वाली हूँ वो असेसमेंट करवाने वाली हूँ। देखो, बहुत सिंपल सी बातें हैं, खाली आपको मेरे साथ बातें सुननी है। बाद में आपको अगर ये नोट्स का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। डन बात? जी सर, डन बात। सबसे पहले होता है GST के अंदर, आपको भी पता है कि भाई सेल्फ असेसमेंट होता है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट आपको नहीं बताती है कि भाई साहब तुम्हारा ये टैक्स बन रहा है, पे करो। गवर्नमेंट कहती है कि तुम कर रहे हो ना सप्लाई, तुम्हें पता है ना तुम्हारा कितना GST बन रहा है, सेल्फ असेसमेंट करके हमें टैक्स पे करवा दीजिए। ठीक है, ये तो बात ठीक है। लेकिन सर कई बार पता है सेल्फ असेसमेंट हमसे नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है बोलेंगे, सरकार बोलेगी तुमको हमने इतने रूल्स बना रखे, इतने रेगुलेशंस बना रखे, हर गुड्स की रेट दे रखी, हर गुड्स को आइडेंटिफाई कर रखा, फिर भी दिक्कत आ रही। हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है कुछ ऐसा ही नया ही गुड्स हो, कई सारे ऐसी चीज़ें हो जहाँ पर हम क्या नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं, हम जो है वो वैल्यू और क्या डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, रेट डिफाइन नहीं कर पा रहे। बताओ, हम हमारे गुड्स की वैल्यू और रेट डिफाइन नहीं कर पा रहे, ऐसे में क्या करें? ऐसे में क्या है, गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, तुम सेल्फ असेस नहीं कर पा रहे हो, एक काम करो, हमारे जो ऑफिसर है वो डिटरमाइन कर लेंगे। लेकिन अब जब ये इनके ऑफिसर डिटरमाइन कर लेंगे तो इनके ऑफिसर तुम्हें कितने टाइम में बता देंगे? तो जनरली इन्होंने बोला है कि वो जो है वो आपको अब ये ऑफिसर बता देंगे। अब ये ऑफिसर कब बताएंगे, क्या करेंगे, तो इसमें ऑब्वियसली टाइम तो लगता है। और इसी को कहते हैं प्रोविजनल असेसमेंट। तो इन्होंने क्या कर रखा है ना कि प्रोविजनल असेसमेंट में हमें दे रखी है टाइम लिमिट। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रोविजनल असेसमेंट्स बोलते हैं। ये प्रोविजनल असेसमेंट होता है। तो यहाँ अब प्रोविजनल असेसमेंट में क्या होता है ना, टाइम लिमिट तो सेट करेंगे। तो इन्होंने बोला कि प्रॉपर ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, नोटिस इशू करेगा। वो नोटिस इशू कर देगा। सर कितने टाइम में इशू करेगा? तो इन्होंने बोला कि वो 90 डेज़ में आपको बता देगा कि हाँ भाई साहब आपका जो है वो प्रोविजनल असेसमेंट जो है वो हम करेंगे। ठीक है ना, रिसिप्ट, यानी कि हम 90 डेज़ लेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये पर्सन है, ये राम है। ये राम जो है वो वैल्यू और रेट कोई भी एक चीज़ डिफाइन नहीं कर पा रहा है। ये ऑफिसर के पास गया, किसके पास गया बोलो फटाफट से? सर ये ऑफिसर के पास गया, दौड़ा ऑफिसर को इसने कान में बोला कि हे ऑफिसर, मैं जो है वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूँ। ऑफिसर ने जैसे ही रिक्वेस्ट आई उसके 90 डेज़ में वो बता देगा कि चलो ठीक है, हम तुम्हारा प्रोविजनल असेसमेंट करने को रेडी है। अब जब हमने बोला ना उसने कान में 90 डेज़ में हम प्रोविजनल असेसमेंट, तो बोलने के विदिन 6 मंथ में कर भी देगा। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रॉमिस कर दिया और फिर तोड़ दिया, नहीं सर, प्रॉमिस किया तो निभाना भी पड़ेगा। अब वो क्या करेगा, 6 मंथ में उसे फाइनलाइज कर देगा। डेट ऑफ कम्युनिकेशन, जब मैंने आपको कान में बोला ना कि ठीक है चलो मैं कर दूंगा, मतलब आपने उनसे कान में बोला प्लीज़ कर देना, उन्होंने 90 डेज़ का टाइम लिया और मान लीजिए किसी भी दिन आकर आपको वापस कान में बोल दिया कि चलो ठीक है हम प्रोविजनल असेसमेंट कर देंगे, तो फिर उसे फाइनलाइज आपको क्या करना पड़ेगा, कान में कहने के विदिन 6 मंथ में करना पड़ेगा, मतलब जब उसने बोला। अब ये कौन करता है जनरली, यहाँ पर जो ज्वाइंट या एडिशनल कमिश्नर होता है ना, तो वो कमिश्नर करता है। ठीक है, कमिश्नर करता है। ये भी बात क्लियर हुई। अब यहाँ क्या होता है कि अगर इनको लगता है कि इन्हें फर्दर एक्सटेंशन चाहिए तो ज्वाइंट कमिश्नर, यहाँ पर फाइनलाइजेशन 6 मंथ में हो जाएगा। यहाँ ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन और दे सकते हैं। और साथ के साथ अगर आपको 4 साल का एक्सटेंशन और मिल सकता है, यस मैं 4 महीने नहीं 4 साल कह रही हूँ, लेकिन कब सर, कमिश्नर बोलेगा। तो यहाँ पर ज्वाइंट और एडिशनल कमिश्नर ही, यहाँ पर बड़ा वाला कमिश्नर भाई साहब बोलेगा, तो फिर आपको जो है वो एक्सटेंशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत आपको यहाँ हुई नहीं हुई? सर अब यहाँ क्या होता है, एक बात बताना, ये प्रोविजनल असेसमेंट कैसे होता है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने प्रोविजनल असेसमेंट करवा दिया, तो क्या प्रोविजनल असेसमेंट से हमारी जो लाइबिलिटी बनती है,
हमारी जो लाइबिलिटी बनती है वो हमको पे करनी पड़ेगी। हाँ जी सर, आपको लाइबिलिटी भी पे करनी पड़ेगी, अगर उस पर इंटरेस्ट बनता है तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। क्लियर इट, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर जनरली एक प्रोसीजर फॉलो होती है। क्या प्रोसीजर फॉलो होती है? जस्ट फॉर एग्जांपल, अब देखो ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई साहब ये गुड्स है, ठीक है, एग्जांपल लेना, ये गुड्स है और इस पर जीएसटी ना लगे। बस होता क्या है ना, एक्चुअली हमें लगता है कि रेट जो है वो कितनी है, 12% है, ठीक है, या फिर वैल्यू जो है वो 1,00,000 है, ऐसा हमें लगता है। और हमारे ऑफिसर को लगता है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, रेट 18% है, या फिर वैल्यू और लगा रही हूँ, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, या फिर वैल्यू जो है वो 1,50,000 है। अब ऐसी कुछ गड़बड़े दिख रही है, हमें भी दिख रही है, आपको भी दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होता क्या है कि अब ये गड़बड़ी का डिफरेंस हम प्रोविजनल असेसमेंट में लेकर जाते हैं, यानी कि 6% लेकर गए, ठीक है, तो 6% लेकर गए। अब मान लो 6% का अमाउंट, या फिर जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमें 50,000 रुपये जो है वो क्या करने गए, गड़बड़ी में लेकर गए। तो ये 50,000 रुपये का, 50,000 रुपये का हमको ध्यान रखना, ये 50,000 रुपये का 25%, कितना सर, 25% वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हमें क्या करना पड़ेगा, 25% जो डिफरेंस निकालो इसका 25%। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक बॉन्ड जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, बॉन्ड को एग्जीक्यूटेड करना पड़ेगा। तो ये भी आपको समझ में आया कि आप एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करोगे, जहाँ पर आप क्या करोगे, उनको एक बार के लिए 25% का अमाउंट जितना तो है वो दे दोगे, ठीक है, किसमें, प्रोविजनल असेसमेंट में। क्योंकि क्या पता आप लोग बताओ ना, हमारा टाइम पास कर रहे हो तो एक बार 25% दे देंगे, बाद में अगर जो भी होगा, देखो क्या होगा ना, अब क्या हो सकता है, या तो ऑफिसर जो है वो क्या मान जाए, जो हमारी बात है उस पर मान जाए, या फिर ऑफिसर अपनी बात पर अड़ा रहे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आए। तो जो भी आएगा उसमें हमारे पास दो ही ऑप्शन होंगे। क्या दो ऑप्शन होंगे सर, दो ही ऑप्शन होंगे, मतलब क्या ऑप्शन होंगे, सुनो सर, दो ही ऑप्शन होंगे का मतलब है या तो अमाउंट जो होगा, या जो रेट है या अमाउंट है वो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, ठीक है, रेट या अमाउंट ज़्यादा होगा या कम होगा। सर अगर ज़्यादा होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो जो एडिशनल हम पे करेंगे वो हमें कब से करना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट। एडिशनल हमें टैक्स के विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और वो हमारा इंटरेस्ट का काउंटिंग पता है कहाँ से शुरू हो जाता है, हमको पता है फर्स्ट डे से, मतलब कि जब हमारा प्रोविजनल असेसमेंट स्टार्ट हुआ था ना, उस डे से, जिस दिन मैंने 25% ऑफ सिक्योरिटी दी थी या फिर 12% का इंटरेस्ट पे कर दिया था, तो फर्स्ट डे ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट चालू हुआ ना, वहाँ से मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि तुझे उसी दिन दे देना था, तुमने हमारा टाइम वेस्ट किया, ऐसा ये लोग कहते हैं। और फिर इस तरीके से ये फर्स्ट डे से हमसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल कम रहा तो ये लोग क्या 1 अप्रैल से तुम्हें, 1 अप्रैल क्या, तुम्हें फर्स्ट डे से, असेसमेंट के फर्स्ट डे से इंटरेस्ट पे करेंगे? नहीं सर, गवर्नमेंट इतनी जो है वो इतनी भोली नहीं है। वो बोलती है कि ठीक है, जिस दिन हमने ऑर्डर निकाला ना, ऑर्डर के 60 डेज़ में हम तुम्हें क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। ऑर्डर के 60 डेज़ में हम तुम्हें पेमेंट कर देंगे, क्योंकि कम आई लाइबिलिटी तो तुम्हारा जो अमाउंट है वो रिलीज़ कर देंगे, जो तुमने सिक्योरिटी दे रखी है वो भी रिलीज़ कर देंगे, जो कम है वो भी हम रिलीज़ करवा देंगे। तो जो ऑर्डर हम दे रहे हैं ना 60 डेज़ में, तो ऑर्डर के 60 डेज़ के बाद अगर हम तुम्हें पैसा नहीं दे पाए तो फिर हम तुम्हें इंटरेस्ट देंगे। कितना ये लोग पता है ना, प्रोविज़न बनाने में दिमाग लगाते हैं कि भाई जब हमारे ऊपर बात आएगी हम बोलेंगे भाई साहब कोई बात नहीं, हमें एक बार टाइम दो, हमें एक बार मोहलत दो, और उस मोहलत के बाद अगर हम आपकी बात पूरी ना कर पाए तो फिर हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगाना, मतलब हमारे ऊपर इंटरेस्ट मत लगाना। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी जो हमने ले रखी है वो रिलीज़ कर देंगे। कब रिलीज़ कर देंगे सर? डेट ऑफ एप्लीकेशन, विद इन 7 डेज़ में जब ऑर्डर आया ना, उसी से हम क्या करेंगे, उसे रिलीज़ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट जो लगता है वो कितना % लगता है, यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो कितना लगता है, जो भी ऑफिसर इंटरेस्ट मतलब जो भी रेट है वो ऑफिसर जो बताएगा वो रेट लगा देंगे, ठीक है। तो पक्की बात है, सेल्फ असेसमेंट समझ में आ गया, प्रोविजनल असेसमेंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में क्या यही आएगा। बस आपको मेनली क्या ध्यान रखना है कि भाई साहब जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसका 25% का बॉन्ड साइन कर देते हैं हम लोग, फिर जो ऊपर नीचे होगा वो देखा जाएगा। हमको इंटरेस्ट पे करना होगा 1 तारीख से, और ये जो लोग होंगे ऑफिसर के गवर्नमेंट के, वो 60 डेज़ बाद में अगर पेमेंट नहीं कर पाए तो 60 डेज़ के बाद में जो है वो इंटरेस्ट पे करेंगे। क्लियर इट? तो ये पूरा जो है वो आपको यहाँ पर कंबाइन मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट आ जाइए, देखिए मैं आपको एक बार बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन सिर्फ रीड करूँगी, आंसर आपको पता चल जाएगा, मैं बता दूँगी कि मैंने इस समरी में इसका आंसर लिखा है, तो आपका टाइम जो होगा वो एकदम बढ़िया यूटिलाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो, क्वेश्चन भी आपके माइंड में चले जाएंगे। अब आता है सर स्क्रूटनी। सुनो, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स का एक बार समझना। सर स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, नाम से ही लग रहा है तुमको, ठीक है। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है सर? स्क्रूटनी का मतलब होता है आपकी चेकिंग हो रही है। स्क्रूटनी का मतलब होता है, चलिए 10 में से हमने 1 निकाल दिया और फिर हमने क्या किया, उसको नोटिस इशू किया, और नोटिस इशू करके पता हमने उसे क्या बोला कि भाई साहब हमें क्या मिली, हमें मिली है डिस्क्रिपेंसी, ठीक है,
हमें क्या मिली है, डिस्क्रिपेंसी मिली है। अब इस डिस्क्रिपेंसी का हम क्या करें, तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। वो हमको सामने वाले को हमने क्या भेजना है, शो कोज नोटिस भेजना है, और वो हमको क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। वो हमको क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। तो वो हमको रिप्लाई कितने दिन में करेगा, तो उसके पास टाइम है 30 डेज़ का। 30 डेज़ का टाइम है, विदिन 30 डेज़ में जैसे हमने उसे नोटिस भेजा वो हमें रिप्लाई कर देगा। या तो वो एक्सेप्ट करेगा या नॉन एक्सेप्ट करेगा। अब मेरी बात सुनो, जो भी होगा, जैसे मान लीजिए नॉन एक्सेप्ट किया तो प्रॉपर ऑफिसर क्या एक्शन ले सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला नो, मैं तुम्हें ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा, ठीक है। दूसरा बोला यस, मैं तुम्हें देता हूँ ना। तो अब मैंने जब नो बोला तो प्रॉपर ऑफिसर एक्शन में आ गया। बोले हमसे हमसे दादागिरी, तो प्रॉपर ऑफिसर ने क्या ऑर्डर पास करने का ऑर्डर दे सकता है, सर वो तुम्हारी ऑडिट करवा सकता है। वो तुम्हारी ऑडिट करवा सकता है, उसके अलावा तुम्हारी स्पेशल ऑडिट करवा सकता है, ना सिर्फ ऑडिट, स्पेशल ऑडिट भी करवा सकता है, ठीक है। या फिर वो जो है नेक्स्ट चैप्टर अभी पढ़ेंगे अपन, इंस्पेक्शन इंक्वायरी करने का ऑर्डर दे सकता है, तो वो भी दे सकता है, ठीक है। इंस्पेक्शन इंक्वायरी करने का ऑर्डर भी दे सकता है। 73 74 में डिमांड एंड रिकवरी भी निकाल सकता है। ये सारा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो ऑडिट और स्पेशल ऑडिट तो इसी चैप्टर में कवर हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर में तुम्हारा इंस्पेक्शन कवर हो जाएगा, वो भी करवा सकते हैं। और जो 75 73 74 है वो आगे आएगा तुम्हारा, डिमांड रिकवरी वो भी करवा सकते हैं। क्लियर ही, तो चैप्टर वाइज तुम्हें चैप्टर के नाम याद है, तुम्हें ये भी याद हो जाएगा कि प्रॉपर ऑफिसर क्या क्या एक्शन ले सकता है। अब आता है अगर हमने क्या किया है, नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न, तो सर वो हमारी बजा सकता है। अगर हमने रिटर्न फाइल नहीं किया, नॉट फाइल रिटर्न, तो वो हमारी बजा लेगा, तो वो हमारी बजा देगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, टाइम लिमिट फॉर असेसमेंट ऑर्डर। सर टाइम लिमिट फॉर असेसमेंट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, असेसमेंट ऑर्डर जो होता है कितने टाइम में वो निकाल सकता है, तो असेसमेंट ऑर्डर निकाल सकता है 5 साल। सर असेसमेंट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, देखो तुम लोग मतलब निश्चिंत हो जाते हो ना रिटर्न भर के कि चलो रिटर्न भर दिया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, असेसमेंट ऑर्डर जो होता है तुम्हारे रिटर्न की ड्यू डेट से, डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 ऑफ फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न। तो जो ड्यू डेट है ना, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, वो भी एनुअल फाइलिंग है ना, एनुअल रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न की फाइलिंग के 5 साल, तो निश्चिंत मत रहिए, कभी भी 5 साल में आपको क्या हो सकता है, स्क्रूटनी का ऑर्डर आ सकता है। तो आपके असेसमेंट ऑर्डर जो है वो 5 साल तक निकल सकता है, ठीक है। अब विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर क्या हो सकता है, क्या असेसमेंट ऑर्डर जो है विड्रॉ हो सकता है विदिन 30 डेज में हो सकता है। डिफॉल्टिंग पीरियड जो होता है 30 डेज का होता है, आपने दे भी दिया है तो 30 डेज में हम जो है वो खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, एक पर्सन अनरजिस्टर्ड, देखो अनरजिस्टर्ड पर्सन तो ना एकदम निश्चिंत होकर घूमते, क्यों घूमते पता है, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। अब नाम से ही आपको पता है कि वो अनरजिस्टर्ड है, इसलिए निश्चित होकर घूमते, ऐसा नहीं है। देखो अनरजिस्टर्ड है, उन्हें पता है हम तो जीएसटी में आते ही नहीं है, लेकिन सर ऑफिसर ने या 63 में उनको, सेक्शन 63 में हमारे कानून ने उन्हें पावर दे रखी है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि भाई साहब इसको रजिस्ट्रेशन लेना था और ये फेल हुआ रजिस्ट्रेशन लेने में, ठीक है, फेल हुआ रजिस्ट्रेशन लेने में, लेकिन हमें लगता है सर इसको रजिस्ट्रेशन लेना था, या फिर रजिस्ट्रेशन जो है लिया और कैंसिल हो गया। इसका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल हो गया, या तो उसने कॉन्ट्रावीन किया, ठीक है, कॉन्ट्रावीन किया किसी बात को, या फिर पेइंग टैक्स, या तो उसने कोई कॉन्ट्रावीन किया, या फिर पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी, वो कंपोजिशन लेवी में क्या कर रहा था, टैक्स पे कर रहा था, लेकिन उसने अपना रिटर्न फर्निश नहीं किया। 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड। सर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ, देखो मैं बताती हूँ। 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड का मतलब होता है, कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स का मतलब होता है क्वार्टर, क्योंकि यहाँ पर तो क्वार्टरली फाइल होता है, तो आपका 9 महीना, 3 तो 3 महीने के क्वार्टर होते हैं, तो 9 महीने वाला वो कि 3 क्वार्टर में आपने कोई रिटर्न ही फाइल नहीं किया। उसके अलावा अगर आपका नॉर्मल रिटर्न की बात करूँ, जब आप नॉर्मल स्कीम में बैठते हो वहाँ 6 मंथ तक आप कोई रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, तो हर महीने फाइल करना होता है, ठीक है। तो ऊपर 9 महीना या 6 महीना, या फिर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया और आपने बिजनेस ही कमेंस नहीं किया, क्या बोला, आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया नाम मात्र का और 6 मंथ तक आपका कोई बिजनेस ही कमेंस नहीं हुआ, ऐसे पर्टिकुलर केस में, और आपका मन जो है मानना है कि हम फ्रॉड करेंगे, विलफुल मिस स्टेटमेंट्स कर रहे हो, तो ये तो कुल मिला के ये चीज़ें ध्यान रखना, एमसीक्यू में या फिर आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि भाई साहब अनरजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर भी कब फंदा आके गिर सकता है। तो भाई साहब रजिस्ट्रेशन लेना था, तुम्हारा टर्नओवर एग्जिट कर गया, तुम तो ले ही नहीं, कैसे पता लगता है, ऐसा गवर्नमेंट को देखो पता लग जाता है। तुम कई बार इनकम टैक्स में अपना टर्नओवर डालते हो इतना, और इधर तुम ध्यान ही नहीं रखते हो कि तुमने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, तुम बोलते हो आप भर दो ना, 20 22 25 लाख डालना है डाल दो, उधर तुम्हें वो भी देखना पड़ता है। उसी तरीके से कॉन्ट्राविन कर रहे हो, क्या कॉन्ट्राविन कर रहे हो, तुम प्रोविजंस फॉलो नहीं कर रहे हो, कंपोजिशन में होकर तुम रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, नॉर्मल में होकर तुम रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, या फिर तुम जो है वो क्या कर रहे हो, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेकर बिजनेस कमेंस नहीं कर रहे हो, दैट इज ऑल ओके। अब आता है समरी असेसमेंट। देखो समरी असेसमेंट किसका होता है, ये सब समझा, डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे
समरी असेसमेंट। सर समरी असेसमेंट का मतलब क्या होता है? समरी असेसमेंट का मतलब होता है सर, अगर 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 किसी भी तरीके से ऐसा लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एविडेंस है, बिना एविडेंस के बात नहीं करोगे, ठीक है ना, कोई भी बात बोलोगे एविडेंस के साथ बोलने का, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। तो जो भी एविडेंस आपके पास है, उस एविडेंस के साथ अगर किसको, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है, क्या लगता है प्रॉपर ऑफिसर को? सर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि भाई साहब ये जो है हमारे रेवेन्यू को भगा के ले जाएगा। सर ये क्या कह रहे हो, रेवेन्यू को कौन भगा के ले जा सकता है? ये बोले कि ये खुद भाग जाएगा तो हमारे पास रेवेन्यू नहीं आएगा, मतलब कि एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है हमारा इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। ऐसे केस में हम उसे क्या बोलेंगे, भाई तू पहले ही टैक्स पे कर दे, तू पहले ही टैक्स पे कर ले, इसलिए हम उसका समरी असेसमेंट करते हैं। लेकिन सर अगर आप उसे ऐसा नोटिस भेजते भी हो तो ये नोटिस विड्रॉल हो सकता है, अगर वो सामने वाला बंदा बोले सर आपने ये क्या किया, आपने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, जो मैं आपको इतना टैक्स पे करता हूँ। ये बंदा एकदम दुखी होकर गवर्नमेंट को बोलता है आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, मैं ऐसा करूँगा, बोले ऐसे बहुत सारे वीज़े मार लिया, तू भी बन जाए, तो बोले ऐसा नहीं होगा। तो वो क्या कर सकता है, 30 डेज़ में ये ऑर्डर के बाद भी उसे विड्रॉ कर सकता है, दे हैव अ पावर। अब आती है सर ऑडिट। अब आती है ऑडिट, जो मैंने आपको बोला था ना कि अगर आपने प्रॉपर ऑफिसर का ऑर्डर नहीं माना, कहाँ बताया था मैंने आपको, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैंने बताया था तुमको, कहाँ पर, ये देखो यहाँ पर तुमने क्या बोला, स्क्रूटनी करी, स्क्रूटनी में तुम्हारे प्रॉपर ऑफिसर की बात नहीं मानी तो प्रॉपर ऑफिसर तुम्हारी ऑडिट लगा सकता है। तो ऑडिट में अपन बात करेंगे कि भाई ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी और स्पेशल ऑडिट, दो ही ऑडिट होती है। चलिए आ जाइए फटाफट। क्या होती है सर? एक होती है, हाँ जी, एक होती है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी, एक होती है स्पेशल ऑडिट। अब क्या होता है सुनना, यहाँ पर कौन करवाता है सर? कमिश्नर करवाते हैं। यहाँ पर कौन करवाता है? कमिश्नर करवाता है। यहाँ पर कौन करवाता है? यहाँ पर स्पेशल ऑडिट होती है स्क्रूटनी, वो ऊपर पड़ा था ना स्क्रूटनी, कनेक्शन करना आ गया ना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। स्क्रूटनी ऊपर पड़ा था, स्क्रूटनी में वो ऑर्डर पास कर सकता है, तो बस स्क्रूटनी या फिर इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन, तो सर तभी स्पेशल ऑडिट होगी। हाँ सर, कौन ऑर्डर करेगा? ऑब्वियसली कमिश्नर ऑर्डर करेगा। तो अब कब होता है, यहाँ पर तो कमिश्नर ऑर्डर करता है, यहाँ पर ये होता है कि ऑडिट में भी कंडक्ट कहाँ कंडक्ट होती है, प्लेस ऑफ बिजनेस पे कंडक्ट होती है। यहाँ पर क्या होती है, हमको लगता है कि भाई साहब वैल्यू करेक्ट नहीं है, हमारे को वैल्यू में दिक्कत है, तो हम उसका स्पेशल ऑडिट करवाते हैं कि भाई ये टैक्स की चोरी कर रहा है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, उससे 15 दिन पहले नोटिस भेजते हैं, ठीक है, 15 दिन पहले उसको नोटिस भेजते हैं कि भाई हम तुम्हारा स्पेशल ऑडिट करवा रहे हैं। यहाँ हम सीए और सीएमए को अपॉइंट कर देते हैं कि भाई तू जाकर उसका ऑडिट करके आ। ये जनरली 3 महीने में। हाँ जी सर, तो मैंने आपको क्या बोलना था और मैं आपको क्या बोल रही थी, मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 3+3 की, और यहाँ मैक्स टू मैक्स 6 हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने बस 90+90 कर दिया, तो देखो कोई फ़र्क लगता है? बस ये सीएमए के बारे में बात आई ना, तो इन्होंने बोला तुम दिनों में गिनो, तुम्हारे दिन गिनो तुम, ऐसा बोलने लग गई है। फिर आता है 73, 74 में जा सकते हैं, ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगी, डिमांड एंड रिकवरी। डन। तो ये मैंने आपको पूरी की पूरी बता दी, ठीक है। ये एक छोटा सा चैप्टर था। अब इसमें आप फटाफट से क्वेश्चंस पे आएंगे। एक्चुअली यहाँ पर कॉपी पेस्ट होता है क्या? नहीं, कोई कॉपी पेस्ट नहीं होगा इधर। तो मैं क्वेश्चन जो है वो मॉड्यूल से पढ़ूंगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ नहीं लिख सकती, दैट इज़ द रीज़न। तो आप अपना मॉड्यूल खोल लीजिए, मॉड्यूल में मेरे अकॉर्डिंग तो मॉड्यूल चेंज नहीं होंगे। 17.21 में जो आपका, क्योंकि मेरे पास May 22 का लेटेस्ट एडिशन है, तो 17.21 पर जो पेज नंबर है वहाँ पर मुझे टेस्ट योर नॉलेज में कम से कम कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं? ओनली 7 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, सो फटाफट से आ जाइए। मैं आपको समरी बता दूंगी उस क्वेश्चन की, और आंसर जो है वो मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखा होगा, मैं इतना श्योर हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटा होगा। सबसे पहले आता है, इस समरी असेसमेंट ऑर्डर टू बी नेसेसरी पास्ड अगेंस्ट द रजिस्टर्ड पर्सन। बताओ क्या समरी ऑर्डर निकालना नेसेसरी होता है क्या? नहीं सर। क्यों नेसेसरी? किसने बोला? हाँ, नहीं होता, क्योंकि समरी असेसमेंट का मतलब दिमाग में एक बार याद करो क्या था, कि कोई पर्सन रेवेन्यू की चोरी करने वाला है, वो भाग कर जाने वाला है, रेवेन्यू की चोरी करने वाला है, तो प्रॉपर ऑफिसर पहले ही समरी असेसमेंट निकाल कर क्या करेगा, उससे वसूली कर लेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई नेसेसरी है? नहीं नेसेसरी। और उल्टा अगर उसने ऐसा इशू भी कर दिया और वो पर्सन हाथ जोड़ के आता, देखो मैंने यहाँ बताया भी था, एक रेड बंदा बनाया था, वो बोले हाथ जोड़ के आया, तो 30 दिन का टाइम दिया, 30 दिन में वो आया हाथ जोड़ते, तो फिर उन्होंने उसको विड्रॉ भी कर लिया था। तो बस यहाँ पर वही है, नहीं है ऐसा कोई कंपलसरी, ठीक है।
और कई बार क्या होता है ना कि समरी असेसमेंट तब भी होता है जब हमें किसी गुड्स का मालिक का पता नहीं लग रहा होता है, दैट इज़ कि कौन मालिक है, जो दिख रहा है उसी से हम टैक्स ले लें ताकि हमारे रेवेन्यू का नुकसान ना हो। बट यही चीज़ थी जो मैंने आपको बताई थी। दूसरा जो आंसर है आपको, दूसरा जो क्वेश्चन है, ये तो पहला था, दूसरा देखो, वेदर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज मस्ट बी फॉलोड बिफोर पासिंग असेसमेंट ऑर्डर अगेंस्ट द अनरजिस्टर्ड पर्सन। बताओ क्या हमें फॉलो मस्ट करना है? देखो नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है सर हम उसे सुनेंगे, हम उसे कहेंगे तो ऑब्वियसली सही बात है। हमारा हर लो जो प्रोसीजरल पार्ट में चलता है वो कहता है कि भाई साहब शो को नोटिस इशू करो और उससे बताओ तेरे साथ हम ये क्यों ना करें, ठीक है ना। तो यस मैंडेटरी है, ऑफकोर्स मैंडेटरी है। द थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन करो व्हाट केसेस असेसमेंट ऑर्डर पास बाय प्रॉपर ऑफिसर मे बी विड्रॉ अंडर। तो व्हाट केसेस, इन मतलब क्या केसेस हो सकते हैं जब असेसमेंट ऑर्डर पास किया प्रॉपर ऑफिसर ने, तो जो प्रॉपर ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर पास किया मे बी विड्रॉ हो सकता है। तो सर एक ही है, अगर आप क्या करोगे 30 डेज़ में, हमने आपको शोकोस नोटिस भेजा और 30 डेज़ में आपने क्या किया है, 30 डेज़ में, विदिन 30 डेज़ में आपने जो है वो वैलिड रिटर्न फाइल किया। वेयर रजिस्टर्ड पर्सन फाइल अ वैलिड रिटर्न, तो 30 डेज़ में आपको क्या करना है, वैलिड रिटर्न फाइल करना है। तो अगर आपने वैलिड रिटर्न फाइल कर दिया ऑफ सर्विस ऑफ द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर, ठीक है। तो जब आपकी बजाई उस बजा के आपने क्या किया, बजा के 30 डेज़ में वैलिड रिटर्न फाइल कर दिया, हम विड्रॉ कर देंगे। या फिर जब आपका समरी असेसमेंट हो रहा है और उसके 30 डेज़ में भी आपने क्या किया, 30 डेज़ में ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर अगर आप कमिश्नर के पास आए और आपने ये प्रूव, आपको भी उसमें भी आपको बोलने का मौका दिया गया ना, मतलब आपने उनको बोला कि भाई नहीं मैं जो हूँ वो नहीं भागने वाला हूँ, तो 30 डेज़ में आपका हम क्या करेंगे, विड्रॉ कर देंगे, कोई पेनल्टी कुछ नहीं। तो दो ही जगह हैं जहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि भाई साहब कौन से केसेस है जहाँ पर असेसमेंट ऑर्डर, चाहे फिर वो समरी असेसमेंट हो, चाहे फिर वो समरी असेसमेंट हो, ठीक है, चाहे फिर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को नोटिस भेजने की बात हो, हम उन्हें जो है वो टाइम देते हैं कि भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है वो क्या करो, आप जो है वो आओ बताओ रीजंस, 30 डेज़ में वैलिड रिटर्न फाइल कर दो, 30 डेज़ में तुम लोग हमें बता दो कि रीजंस क्या है, उसके बाद हम लोग जो है विड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर ये समरी असेसमेंट के लिए आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी कि सेक्शन 64 बताता है, सेक्शन याद नहीं हो तो चलेगा। टैक्सेबल पर्सन अगेंस्ट हुम अ समरी असेसमेंट ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड कैन अप्लाई फॉर its withdrawal, can apply for its withdrawal to adjudication additional joint commissioner within 30 days of date of receipt of order। तो क्या कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं 30 डेज़ में, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आ जाओ फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर, तो फिफ्थ वाले का आंसर लिख देते हैं। फिफ्थ बोलता है एक्सप्लेन दी रिकॉर्ड्स दैट मे बी टेकन बाय दी ऑफिसर इन केस प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इज नॉट फर्निश फॉर द डिस्क्रिप्शन डिटेक्टेड इन द रिटर्न फाइल, जो आपने रिटर्न फाइल किया वाइल कंडक्टिंग स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स अंडर सेक्शन। तो ये बोलता है कि अगर हम लोगों को डिस्क्रिप्शन से फाइंड आउट हुई और हम जो है वो क्या करें, स्क्रूटनी करें, तो क्या ये सही होगा? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी तो यही कहते हैं कि भाई साहब अगर स्क्रूटनी के दौरान हमें ऐसी कोई डिस्क्रिप्शन से मिली, हमने आपसे जो है वो क्या किया, हमने आपको वो बात बताई और आपने हमको कोई रिप्लाई नहीं दिया, दैट इज़ इन अ पर्टिकुलर केस, तो हम आपकी क्या करवाते हैं, हम आपका क्या करवाएंगे। एक्चुअली एक क्वेश्चन रह गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है ना, कौन सा क्वेश्चन रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यस सर। तो अभी मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन बता रही हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ पर आ जाइए प्लीज़। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, फोर्थ हमें कहता है कि जो टैक्स अथॉरिटी ऑडिट करवाता है और जो स्पेशल ऑडिट होती है वो कैसी होती है, ऊपर आपको लिखवा रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या बताता है, फिफ्थ कहता है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर फिफ्थ में हमको लिखना है कि भाई साहब कब हम अगर हमने स्क्रूटनी करी और हमको लगता है कि यार आपके ऊपर या तो ऑडिट होनी चाहिए या फिर स्पेशल ऑडिट होनी चाहिए, इंस्पेक्शन सर्च सीज ये होना चाहिए, 73 74 लगना चाहिए, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सर समरी असेसमेंट पर एक नोट लिखो। तो क्या आप समरी असेसमेंट पर नोट लिख सकते हो? ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया। 7th वाला क्वेश्चन बोलता है कुलभूषण एंड सन एज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई अ कंसाइनमेंट ऑफ सर्टेन टैक्सेबल गुड्स। However, since it is unable to determine the value of the goods to be supplied by it, it applies for payment of tax on such goods on a provisional basis along with the required document in support of its request. 12 जनवरी the Assistant Commissioners of Central Tax issued an order allowing payment of tax on provisional basis, ठीक है।
indicating the value of basis of the assessment is allowed as a provisional basis and the amount for which the bond is executed as security is to be furnished. Kulbhushan and Sons applied for the same in the supplies the goods 25th January. Thereafter paying the tax on assessment basis the set 19 Feb. ठीक है. कंसिक्वेंटली द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर जो है हमें कब पास हुआ? 21 मार्च को पास हुआ. कितने का? 1,80,000 का. तो हम लोगों ने उसे जितना देना था दे दिया. 1,00,000 बिकम ड्यू फॉर द कंसाइनमेंट. कुलभूषण एंड सन्स पेज द टैक्स ड्यूज ऑन 9 अप्रैल और 9 अप्रैल को हमने पे कर दिया. 9 अप्रैल को हमने पे कर दी. डिटरमाइन द इंटरेस्ट पेबल. तो देखो 1 तारीख से इंटरेस्ट लगेगा. कब से लगेगा? 1 तारीख से. ऑल द फैक्ट्स डिटरमाइनिंग दैट द कंसिक्वेंस ऑफ द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर वॉज 21 मार्च को आया था. दैट इज़ 4,20,000. तो हमने क्या किया था? सेल्फ असेसमेंट. फाइनल ऑर्डर पास असेसमेंट सेंट्रल 21 मार्च को. द टैक्स इज़ 180 बिकम अ ड्यू ऑन द कंसाइनमेंट. और दैट इज़ हमने क्या किया? ऑल द अदर फैक्ट्स रिमेनिंग द सेम. इट्स कंसिक्वेंस द फाइनल कंसिडरेशन अमाउंट जो है ऑन. देखो 18% की रेट लगेगी. अब तुम डेट गिनोगे. डेट गिनना प्लीज़ फटाफट से. पहले वाले का डेट गिना रही हूँ मैं. जो आपका 19 फेब को आपने आपका जो एक्सेप्ट हुआ था प्रोविजनल असेसमेंट, वहाँ से आपका चालू हो जाएगा. ऑर्डर कब आया उससे मतलब नहीं. 21 मार्च को आया उससे भी मतलब नहीं. और आपने पे कब किया? 10 अप्रैल को. तो यहाँ कितने दिन होते हैं? तो फेब से अप्रैल आप डेज गिनोगे तो आपको 48 डेज मिलेंगे. ठीक है. फेब पूरा नहीं, फेब नहीं, फेब मार्च पूरा. तो 30 डेज वहाँ के, 9 दिन यहाँ के, 39. और यहाँ के जो बचते कितने दिन होते हैं? 9-10 दिन यहाँ के, 39 49 ऐसा करके 48 है ना. 48 डेज जो होता है वो आता है. उसका आपको क्या करना है? 18% लगाना है. तो कितने पर लगाना है? तो अमाउंट जो होगा वो 180 होगा. 180 पर आपको 18% इंटू 48 डेज के लिए लगा. आपको इतना इंटरेस्ट लगेगा. अब यही दूसरा ये कह रहा है कि नहीं 420 बिकम रिफंडेबल. तो अगर 420 बिकम रिफंडेबल बनेंगे तो यहाँ पर क्या गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देगी? देखो जब हमसे लेती है ना तो 18% लेती है. जब देती है ना तो 6% देती है. तो 6% क्या देगी? पहले 60 डेज निकालो. 60 डेज में पेमेंट किया नहीं किया. तो ऑर्डर आया था 21 मार्च को. मार्च को ऑर्डर आया. 21 मार्च, 21 अप्रैल, 21 मई पेमेंट कर देना था. और इन भाई साहब ने हमें कब पेमेंट किया? 5 जून को पेमेंट किया. ठीक है. तो 21 मार्च, 21 अप्रैल, 21 मई को पेमेंट हो जाना था. मई और जून. तो 21 मई से 21 जून इतने दिन तो हो ही नहीं थे. कितने दिन होंगे फिर? 21 मई से 5 जून. तो आपको डेज गिनने यहाँ पर. देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन में 1-2 डेट्स और ध्यान रखनी है आपको. मैं वो डेट बता दूँ. यहाँ पर दूसरे वाला जो केस है उसमें ये बोल रहा है कि ऑर्डर जो है वो 21 मार्च को आया. और जो हमने अप्लाई किया ना कि अब हमें रिफ़ंड दे दो भाई, तो रिफ़ंड का हमने अप्लाई किया 9 अप्रैल को. तो फिर जब हमने अप्लाई किया ना अप्रैल, तो वहाँ से हम गिनेंगे तो 5 जून. अब वहाँ से गिनो तो यहाँ पर शायद 60 डेज़ कंप्लीट नहीं होते. अप्रैल से मई, मई से जून 9 तक होंगे. तो नहीं हो रहे कंप्लीट. तो यहाँ पर उनको लाइबिलिटी नहीं आएगी. वरना तो वो लोग कितने से पे करेंगे आपको बताया था मैंने? 6% से. ठीक है. तो ये आपको समझ में आया. तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है. क्या याद रखना है मैम या क्या ध्यान रखना है? जब भी तुम्हें पूछ लेना गवर्नमेंट हमें कितना पे करेगी, तो गवर्नमेंट हमें सिर्फ 6% पे करती है अकॉर्डिंग टू टाइम और जो भी. और जब हमें बात करती है ना, हमें तो 18% पे करना पड़ता है. ये हमारी मोदी जी है, हमारी सरकार, और ये हम हैं. ठीक है. हम है साथी राही के, वैसा वो वाला है. ठीक है. तो ये जो है वो मैंने आपको बता दिया. आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है आप देख सकते हैं. ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवा दिया. मुझे लगता है 7th वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्यूटेशन पूछा. और जिसको ये ऊपर के प्रोविजंस पता होंगे ना, जब मैंने आपको बताया था कि कहाँ बताया मैंने आपको इंटरेस्ट रेट बताई ना स्टार्टिंग में बताई थी कि भाई जब हम आपका प्रोविजनल असेसमेंट करने गए तो यहाँ पर हमने आपको टाइम दिया है कि आपका तो फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपका 60 डेज निकलने दो ऑर्डर से. तो ऑर्डर का कब? जब आपने रिफ़ंड के लिए क्लेम किया. ठीक है. तो यहाँ पर रिफ़ंड के लिए जब आपने अप्लाई किया वहाँ से गिनना. पहले आपको ऑर्डर में कन्फ्यूजन हो तो ऑर्डर निकाल दो, इसे कट कर दो. रिफ़ंड के लिए किया, उसका 60 डेज गिनो, उसके बाद जो है वो इंटरेस्ट चालू करो. डन. कोई दिक्कत नहीं सर. तो ये हमने जो है वो चैप्टर 1 कंप्लीट किया. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर, जिसका प्यारा सा नाम है, और मैंने इस चैप्टर की बहुत अच्छी समरी बना रखी है, आपको पसंद आएगी. एक स्टोरी भी है जो मैं आपको इस चैप्टर के अंदर बताऊंगी. अब यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा, सर ये कहता है इंस्पेक्शन. सर इंस्पेक्शन किसका होता है?
सीज, और एक होता है अरेस्ट। ठीक है, अब हम पकड़ के ही ले जाएंगे। तो सबसे लास्ट में अरेस्ट है, लिखते क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्पेक्शन की। सर इंस्पेक्शन कहाँ का होता है, तो देखो ये कहते हैं कि भाई साहब पावर है वो इंस्पेक्शन कर सकता है, सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है। ठीक है, थोड़ा हल्का होता है, ये थोड़ा हल्का होता है, लेकिन हाँ इनके पास कैसी पावर होती है, ये एक्सेस कर सकते हैं कहाँ पर, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस ये लोग एक्सेस करने की पावर रखते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके कोई ट्रांसपोर्टिंग गुड्स है, यानी कि सर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स का मतलब क्या होता है, जो अभी गाड़ी में चल रहे हैं, कहीं पहुँचे नहीं, उसका कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, या फिर कोई चीज़ वेयर हाउस में रखी है या फिर गोदाउन में रखी है, सब चीज़ें कवर कर दी इन्होंने, देख लो। अब आप बोलोगे मैम वेयर हाउस गोदाउन में क्या फ़र्क होता है, कुछ नहीं, गोदाम जो होते हैं वो और पुराना वर्ड है, वेयर हाउस नया वर्ड है, ऐसा कुछ मान लो। लेकिन हाँ ये सब बोला है, कहीं पर भी रखा हो, प्रॉपर ऑफिसर है वो पावर, वो रिटर्न में ऑथोराइजेशन लेगा। किससे ऑथोराइजेशन लेगा सर, वो किससे ऑथोराइजेशन लेगा, देखो अब हम इस बंदे को क्या बोलेंगे, ये जो बंदा है, ठीक है, ये जो बंदा है इस बंदे को हम बोलेंगे जॉइंट कमिश्नर। ठीक है, ये बंदा बहुत काम आएगा। तो ये जेसी जो है या उससे अबाव की रैंक का जो भी बंदा है, हम उससे क्या करेंगे, हम उससे रिटर्न में कंसेंट लेंगे। ठीक है, ये पेन पकड़ो, इनको पेन दो, ये पेन, और हम रिटर्न में कंसेंट लेंगे। ठीक है, इनकी परमिशन लेकर प्रॉपर ऑफिसर यहाँ जाके इन जगह जाकर ये काम कर सकता है। अब क्यों करेगा, क्यों वो इंस्पेक्शन करेगा, है ना, ऐसा क्या आन पड़ा कि उसे इंस्पेक्शन करना पड़ रहा है। तो सर बहुत सिंपल सी बात है, इंस्पेक्शन क्यों करना पड़ा है, क्योंकि इंस्पेक्शन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि सर रीज़न टू बिलीव है। क्या रीज़न टू बिलीव है सर, या तो आपके साथ क्या हो सकता है, रीज़न टू बिलीव है, देखो मैंने ये इसी से बनाया था, इंस्पेक्शन से ही बनाया था, कि इसमें एस निकालो, और शिट कहाँ गया, हाँ मैंने इसी से एक शॉर्ट फॉर्म बनाई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि भाई हम इंस्पेक्शन क्यों कैरी आउट करते हैं। तो फिर मैंने यही से एक शॉर्ट फॉर्म बनाई थी, एस निकाला, फिर सी निकालो। ठीक है, ये भी निकाला। अब देखो एस और सी से आप क्या बनाओगे, तो आप बनाओगे एस टी एस एस सी ई सी और सी सी। अब मेरी बात सुनो, एस टी का मतलब होता है सर अगर कोई सप्रेस्ड किया है ट्रांजेक्शन। ठीक है, एस एस का मतलब होता है आपने सप्रेस्ड किया है स्टॉक। ई सी का मतलब होता है आपने एक्सेस क्लेम कर लिया, और सी सी का मतलब है आपने कॉन्ट्रावेंशन किया प्रोविजंस का। मैंने क्या बोला, एस और सी इंस्पेक्शन, ये देखो ये तीसरे नंबर पर आता है, ये भी तीसरे नंबर पर आता है। एस टी किया, एस सी किया, ई सी किया, ई किया। ठीक है, एस टी एस सी ऐसा होता है ना, एस टी एस सी, बस वो ई सी और सी सी। तो एस टी सप्रेस किया ट्रांजेक्शन को, स्टॉक को, या फिर आपने एक्सेस आपने क्लेम किया है आई टी सी का, या फिर सी सी मैंने आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, या फिर आपके ट्रांसपोर्ट गुड्स जो है वो कहाँ पड़े हैं, वेयर हाउस में पड़े, और आपने एस्केप करने की कोशिश की है, पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखना, पेमेंट ऑफ टैक्स, पीओटी, अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करी तो भाई आपके ऊपर जो है वो क्या हो सकती है, रीज़न टू बिलीव के साथ आपके ऊपर इंक्वायरी बिठा सकते हैं हम लोग, इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये तो आपको ये चैप्टर समझ में आया कि इंस्पेक्शन क्यों होता है। अब मैं आपको बोलूँ इंस्पेक्शन के बाद नेक्स्ट पर आ जाइए कि सर कॉन्फिस्केशन कब होता है, सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी इस बात। हाँ जी सर, कॉन्फिस्केशन कब होता है कॉन्फिस्केशन, बताइए सर। कॉन्फिस्केशन में बहुत सिंपल सा फंडा है, कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स कब होता है, तो हमें वापस यहाँ पर चार चीज़ें पता होनी चाहिए, और मैंने यहाँ पर कॉन्फिस्केशन से ही बनाया है सी। यहाँ पर देखो इस सी को दिखा आपको, ये सी, इसी सी से बनाएगा कि सर हमने सी किया, ठीक है, यानी कि हमने कॉन्ट्रावेंशन किया, हमने टैक्स एविड करने की कोशिश करी, या फिर नॉट अकाउंट ऑफ एनी गुड्स, या फिर हमने अकाउंट मेंटेन नहीं किया, या फिर गुड्स लाइबल फॉर टैक्स विदाउट हैविंग अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, गुड्स लाइबल फॉर टैक्स पर हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, या फिर कॉन्ट्रावेंशन किया, टैक्स को इविड करने की कोशिश की या कॉन्ट्रावेंशन किया, तो टैक्स को हमने क्या करने की कोशिश की, इविड करने की कोशिश करी। तो ये आपको याद रखना है, CART, CART। अब आप याद रख सकते हो क्या,
क्या बोलेंगे सर? सीए क्या करता है? रजिस्ट्री ट्रांजेक्शन्स करता है। सीए क्या करता है? रजिस्ट्रेशन ट्रांजेक्शन करता है। चाहे फिर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना हो, इनकम टैक्स में लेना हो, हम सीए जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं लोगों का, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन ट्रांजेक्शन्स। तो सर सी का मतलब आपने क्या किया? कॉन्ट्रावेंशन किया। सर ए का मतलब क्या बताया मैंने? ए का मतलब आपने एविड किया, इविजन ऑफ टैक्स हो गया। अरे यार, ई का मतलब होता है ना इविजन, ए का मतलब ये नहीं होगा। ए का मतलब होता है आपने अकाउंट नहीं किया। आर का मतलब होगा सर आपने क्या किया? रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। और टी का मतलब होता है आपने क्या किया? इविड किया टैक्स को, इविजन ऑफ टैक्स। पक्की बात है सर? तो आपने सर सी आर टी किया, ये आपको समझ में आ गया, जिसमें आपने कॉन्ट्रावेंशन किया। अकाउंट जो है वो आपने क्या नहीं किया? अकाउंट्स जो है वो आपने नहीं बनाए, और रजिस्ट्रेशन नहीं, और फिर इविजन ऑफ टैक्स। ये पक्का समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं सर। पावर्स ऑफ ऑफिसर ड्यूरिंग सर्च। ड्यूरिंग सर्च हम ऑफिसर को क्या पावर देते हैं? सर हमारा ऑफिसर सिर्फ सूट पहन के नहीं आएगा, वो पावर भी लेकर आएगा। वो पावर भी लेकर आएगा तो हम देखते हैं कि उसे क्या पावर होती है। बहुत सिंपल सी पावर है सर। वो चाहे तो क्या कर सकता है? सर्च एंड सीज कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स देख सकता है, वो जो है वो डिटेन कर सकता है जो उसे लगता है। अब क्या होता है, अगर हमने कॉन्फिस्केशन कर लिया, देखो इसी कॉन्फिस्केशन को आगे कंटिन्यू करते, अगर हमने क्या किया, हमने कॉन्फिस्केशन कर लिया, अब रिलीज़ करेंगे, क्योंकि अगर कॉन्फिस्केशन हो जाएगा तो बात होगी रिलीज़ करने की। कैसे रिलीज़ करेंगे सर? रिलीज़ करने के लिए हम साइन करेंगे बॉन्ड। क्या करेंगे? बॉन्ड। हम बॉन्ड साइन करेंगे। अब यहाँ पर रिलीज़ करने के लिए हम उस पर्सन को बोलेंगे भाई तू बॉन्ड साइन कर। कितना साइन करेगा सर? जितना भी, कितना बॉन्ड साइन, कितने रुपए का, कोई परसेंटेज है क्या? सर ये बोलता है कि तुम्हारी अमाउंट इक्वल होगी टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी के, तीनों मिला लो, इतना तुमको बॉन्ड साइन करना है, कर दो। अब एक्चुअल रिटर्न ऑफ गुड्स क्या होता है? नो नोटिस इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। अगर आपने यहाँ कॉन्फिस्केशन कर लिया, ये देखो, ये कॉन्फिस्केशन तुमने कर लिया, तो तुमको क्या करना होगा? इस कॉन्फिस्केशन को करने के बाद क्या करना होगा? नोटिस इशू करना होगा। क्या इशू करना होगा? नोटिस इशू। अब आप मुझसे पूछेंगे मैम नोटिस कितने दिन में इशू करूँ? सर आपको नोटिस इशू करना पड़ेगा विद इन अ 6 मंथ में। आपको नोटिस इशू करना पड़ेगा विद इन अ 6 मंथ में। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि भाई हमारे पास सफिशिएंट क्लोज है, तो आपको फर्दर 6 मंथ का आपके पास क्या हो सकता है? एक्सटेंशन मिल सकता है, कमिश्नर दे सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई गुड्स जो है आपको उसे डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। कब डिस्पोज ऑफ कर दोगे? क्योंकि अगर डिस्पोज ऑफ नहीं किया तो वो क्या हो जाएंगे? ख़राब हो जाएंगे। अगर वो पेरिशेबल नेचर के है या हिजारियस नेचर के है तो आपको उसे डिस्पोज करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन लगती है, उसे डिस्पोज कर दो। ख़त्म बात, ठीक है सर। सर्च करने के लिए सर्च वारंट साथ में ले जाओगे? हाँ जी सर। सर्च कर रहे हो मतलब खोल रहे हो अलमारी, तोड़ रहे हो दरवाज़ा, जो भी कर रहे हो, लेडी ऑफिसर साथ में होगी, 2 इंडिपेंडेंट विटनेस वहाँ बैठे होंगे, आइडेंटिटी कार्ड होगा, बस ऐसे। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई, क्योंकि देखो क्या होता है ना, फिर तो हर कोई आके बोलेगा मैं सर्च करने आया हूँ, सर्च कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ऑफिसर्स का जो भी वो सब कुछ होना चाहिए। सर्च वारंट एंड इट्स कंटेंट्स। अब मेरी बात सुनो, सर्च वारंट जो होता है कंटेंट, यानी कि अगर मैं आपको दिखाती हूँ सर्च वारंट, ठीक है, सुनना, सामने वाला दिखा रहा है, ये देखो ये सर्च वारंट है, ये सर्च वारंट है। तो वो सर्च वारंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? भाई साहब तुमने क्या वोलेशन किया, इसके लिए हम तुम्हारे घर पे आए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, जो प्रीमाइसेस हम सर्च कर रहे हैं उसका नाम होगा, ठीक है, रजिस्टर्ड नेम। उसके बाद नेम, उसका डेजिग्नेशन, इशूइंग ऑफिसर जिसको हमने भेजा है उसका कार्ड होगा उसके हाथ में, वो तो ठीक है। और डेट और प्लेस जो भी होगा वो सब कुछ लिखा होगा कि इस तारीख को ये बंदा आएगा, ये करेगा। और पीरियड ऑफ वैलिडिटी दैट इज़ 2 डेज तक ही रहने वाला है, बैठ करवा 2 दिन तक ही रह सकते हो। अब आता है सेफगार्ड्स। सो सेफगार्ड्स क्या होते हैं? देखो यहाँ पर ये नोटिस लेकर आ तो गया, लेकिन सेफगार्डिंग क्या होती है? तो यहाँ पर ये नोटिस लेकर आ गया, अब सेफगार्डिंग क्या होती है? किसके पास, जिस पर्सन के यहाँ सर्च और सीज हो रहा है उसके पास क्या सेफगार्डिंग होती है? तो सर नॉट टू रिटेन बियॉन्ड अ पीरियड नेसेसरी फॉर द एग्जामिनेशन। तो सीज गुड्स एंड डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो शुड नॉट रिटेन। आप जब आपका एक पीरियड है उस पीरियड से ज़्यादा रिटेन नहीं रख सकते। सामने वाला बंदा आपको फोटोकॉपी मांग रहा है कि भाई आप ले जा रहे हो, पर फोटोकॉपी तो देनी पड़ेगी। नोटिस इज नॉट इशूड विद इन अ 6 मंथ ऑफ सीज। अगर तुमने 6 महीने में नोटिस इशू नहीं किया, मैंने आपको यहाँ भी बताया कि ये कॉन्फिस्केशन के भी 6 मंथ में आपको नोटिस इशू करना है। उसी तरीके से अगर तुमने कॉन्फिस्केशन नहीं, तुमने मान लो क्या किया, तुमने कॉन्फिस्केशन नहीं किया और तुमने क्या किया है, तुमने किया है सर्च किया और सर्च के दौरान सीज किया,
तो सर तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वही है 6 मंथ का नोटिस, ठीक है, 6 मंथ का नोटिस भेजना पड़ेगा और फर्दर तुम्हें 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा। पेरिशेबल डिस्पोजल है, वही रिपीट हो रहा है, कुछ दिक्कत नहीं। सर इंस्पेक्शन हो सकता है, सर गाड़ी घूम रही है मूवमेंट वाले में इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पावर टू अरेस्ट का मतलब होता है क्या उनके पास पावर है अरेस्ट करने की, यस सर, लेकिन ऑथराइज पर्सन से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। और सर सबसे बड़ी बात कब अरेस्ट कर सकते, सबसे बड़ी बात कब हम अरेस्ट करेंगे आपको, तो सर अरेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पर्सन कैन बी अरेस्टेड ओनली वेयर टैक्स का जो इविज़न है वो अगर मोर देन 2 करोड़ है, ठीक है, अगर टैक्स का इविज़न 2 करोड़ से ज़्यादा है तो ही, और अगर वो रिपीटेड ऑफेंस है तो सर हम क्या करेंगे, हम अरेस्ट कर सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ टैक्स अमाउंट। अगर तुम बार बार ये कर रहे हो तो भाई तू जेल ही बैठ, ठीक है। अब आता है सेफगार्ड फॉर अ पर्सन हु इज़ प्लेस्ड अंडर अरेस्ट। सेफगार्ड क्या होता है सर, अगर कोई बंदा अरेस्ट हो जाता है तो उसके लिए भी तो कोई सेफगार्ड होनी चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल ये देखो, ये हमारे रामू, ये अंदर लॉकर में बैठे हैं, इनका थोड़ा अलग से बनाते हैं यार, दिख नहीं रहा है ना ये हमारे रामू, ये देखो ये हमारे रामू भाई साहब है, ये लॉकर में बैठे हैं। क्या इनके पास कोई राइट नहीं है, ऑफ कोर्स राइट है सर। जैसे ही ये अरेस्ट होंगे ना, जैसे ही ये अरेस्ट होंगे इनको 24 आवर्स में हम क्या करेंगे पता है, इनको हम सर सबसे पहले ये अरेस्ट होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस में। जीएसटी के अंदर क्या बढ़िया बात है, कॉलर पकड़ के ले जाएंगे, ठीक है। अरेस्ट हुए कॉग्निजाइज ऑफेंस में तो हम आपको क्या करेंगे, कॉग्निजाइज ऑफेंस में अरेस्ट हुए तो हम आपको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे। अगर अरेस्ट हुए नॉन कॉग्निजाइज ऑफेंस में, जब हम कॉलर पकड़ के नहीं ले जाते तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आप रिलीज़ की बेल लगा सकते हो। तो दो ही रास्ते हैं आपके पास, अगर तुमने कॉलर पकड़ के लेके जाएंगे तो फिर तुम्हें हम क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेश कर देंगे। नॉन कॉग्निजेबल है तो बुलाओ अपने लॉयर को और तुम जो है अपने रिलीज़ की एप्लीकेशन बेल करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप पूछोगे मैम कॉग्निजाइज कब होता है, नॉन कॉग्निजाइज कब होता है, ये भी बताओ, पता तो लगे कब हम अपने वकील को बुलाकर बेल करवा सकते हैं। तो बोला कि अगर तुमने टैक्स इवेड किया या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल करी, मैंने क्या बोला, टैक्स एवेड किया या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल करी, और वो भी कितना, और द अमाउंट ऑफ रिफंड रॉन्गली टेकन, और अमाउंट ऑफ रिफंड तुमने रॉन्गली टेकन लिया 5 करोड़ रुपए से एक्सीज हो गया तो कॉग्नाइज हो जाएगा। सर सबसे बड़ी बात, एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है कि बताओ सर तुम्हारा कॉग्निजाइज करूँ या ना करूँ, कब कॉग्निजाइज करूँ, मतलब कॉलर पकड़ के ले जाऊँ या ना ले जाऊँ। तो सर 3 चीज़ें, या तो टैक्स में या फिर आईटीसी में या फिर रिफंड में। ये 3 ही चीज़ें ध्यान रखना। और यहाँ पर भी सबसे बड़ी बात सर, अमाउंट बोले तो 5 करोड़ से एग्जीट हो जाए, अमाउंट बोले तो 5 करोड़ से एग्जीट हो जाए। इसी केस में मैं कॉग्नाइज और नॉन अवेलेबल लूँगा। तुमको अगर ये समझ में आता है तो मैं आपको इस चीज़ के साथ आगे ले जाती हूँ। देखो इतने से छोटे से इतने पैरा में मैंने आपको ये चैप्टर करवा दिया, तो बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। पावर टू समन पर्सन टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, तो ऑब्वियसली हम उसे समन भेजेंगे। समन भेजना, समन किसको भेजते हैं, पर्सन को भेजते हैं। क्या बोलेंगे, भाई साहब एक काम कर, डॉक्यूमेंट्स दे, इंक्वायरी करनी, चेक करना है चीज़ों को, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो डॉक्यूमेंट्स देगा भी देगा, है ना। तो इशू ऑफ समन ये जनरली कहता है कि समन अगर किसी बंदे को भेजते हो तो वो लास्ट रिसोर्ट होता है कि भाई अगर तुम लोग जो है वो उसको समन भेजकर उससे कुछ मंगवाना चाहते हो तो मंगवा लो। लेकिन समन कभी भी हार्ड नेचर का, हार्श मतलब कि ऐसा कुछ लिख दो कि भाई तू नहीं भेजेगा तो तेरे को ये हो जाएगा, वो नहीं, ऐसा नहीं होता है। बट आप समन भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल हार्श नेचर का मत रखो। रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी, नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन रिटर्न परमिशन, तो एक बार उनको ओरली या टेलीग्राफिक परमिशन लेकर भी आप एक बार किसी को पर्सन को समन भेज सकते हो, वो भी आपका जे से ऊपर वाले बंदर, ठीक है। बंदे मतलब कि जो है ना, वो जो लाल वाला बंदा है उससे ऊपर की रैंक के बंदे, कहाँ गया वो, ये किधर बनाया था, ये इस जैसे से ऊपर के बंदे से आप परमिशन, उनसे से परमिशन लेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, इन्होंने बोला है कि अगर आप लोग किसी कंपनी के, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे सीनियर मैनेजमेंट किसी सीईओ को, सीएफओ को भेज रहे हो तो तभी भेजना जब लॉस ऑफ रेवेन्यू का मामला हो। समन इस तरीके से भेजना, क्योंकि समन आता है तो लोग डर जाते हैं ना, तो समन उन्हीं लोगों को भेजने का है, ठीक है। समन ऑफिस आवर में भेजने का होता है, उसके बाद उसका रिकॉर्डिंग, उसका अपीयरेंस, वो सब कुछ। अब देखो, एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस, यू हैव अ राइट टू एक्सेस बिजनेस प्रीमाइसेस। हाँ जी सर, क्योंकि देखो भाई हम तो जीएसटी वाले लोग हैं, हमारा तो काम ही बिजनेस है, उनके घर थोड़ी ना जाएंगे। तो सर अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम बिजनेस प्रीमाइसेस में जाकर क्या क्या एक्सेस कर सकते हो तो तुम क्या कहोगे कि भाई हम ये एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये बहुत सिंपल सी बात है कि भाई साहब
इट इज़ ड्यूटी ऑफ द पर्सन इन चार्ज ऑफ सच प्रीमाइसेस टू फर्निश द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो पर्सन इन चार्ज है उस प्रीमाइसेस का। सिमिलरली द पर्सन इन चार्ज ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस आर ऑल्सो ड्यूली बाउंड टू फर्निश द डॉक्यूमेंट्स टू द ऑडिट पार्टी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी सीए के पास है बाय द प्रॉपर ऑफिसर और चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट हु हैज़ डिप्यूटेड, तो यहाँ पर सर डॉक्यूमेंट्स बता दो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जनरली जहाँ बिजनेस प्रीमाइसेस पे हम जाकर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सीए के पास है तो उसके पास जाकर एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले जो रिकॉर्ड जो है वो जो आप प्रिपेयर करते हो, क्या हो रहा है, जो रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं, हाँ जी सर, जो हम क्या करते हैं, हम मेंटेन करते हैं, या फिर जो ट्रायल बैलेंस है, या फिर जो एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स है, कॉस्ट ऑडिट है, ठीक है, इनकम टैक्स है। तो प्लीज़ आप ये चीज़ें अपने माइंड में सेट कर देना। जो रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करते हो यानी कि जो आपके ऑफिस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे याद रखो, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं या जो लेजर्स होती है, जो फाइल्स होती है, उनसे क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। उस ट्रायल बैलेंस से क्या बनती है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स। फिर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप उसे सीएमए को भेजते हो तो वो कॉस्ट ऑडिट करता है उसकी, ठीक है। और इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तुम क्या करते हो, अपना इनकम टैक्स फाइल करते हो, और फिर क्या करते हो, अदर कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें इससे याद रह जाएगा, मेरे को लगता है मैंने जो बताई ना ट्रिक उससे, कि भाई ये चीज़ें एकदम सीरीज़ में चलती है, हम भी ऐसा ही बनाते हैं हमारे ऑफिस में, ठीक है। ठीक है सर, आ जाऊँ क्वेश्चंस पर। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 8 ही क्वेश्चन है, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक्सप्लेन द सिचुएशंस इन विच एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस। पहला ही क्वेश्चन ये है कि बताओ ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस अलाउड अंडर सेक्शन 71 एंड लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स विच आर टू बी रिकॉर्ड। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ एक्सेस ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस कर सकते हैं। देखो सर, एक्चुअली बिजनेस प्रीमाइसेस को कब एक्सेस किया जाता है, तो कभी भी आकर नहीं कर सकते। क्या होता है जनरली हम लोग जो है वो इंक्वायरी कर रहे हैं, यानी कि कौन, हम लोग मतलब ऑफिसर जो है वो इंक्वायरी कर रहा है, तो ड्यूरिंग द इंक्वायरी अगर उसे लगता है, ड्यूरिंग द इंक्वायरी क्या होता है यार, ये क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द इंक्वायरी अगर उनको लगता है, ड्यूरिंग द इंक्वायरी अगर उनको लगता है, क्या लगता है कि भाई इस बिज़नेस से हमें क्या करना चाहिए, बिज़नेस को एक्सेस करना चाहिए, इसके कंप्यूटर, इसके डॉक्यूमेंट्स, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर सब हमको चाहिए। तो ऐसे में वो क्या करेंगे, वहाँ बिज़नेस प्रीमाइसेस पे जाते, पर्सन इंचार्ज है या फिर उसके डॉक्यूमेंट कहीं और रखे हैं सीए के पास, सीएमए के पास, तो वो सभी हमको वो डॉक्यूमेंट्स देंगे, उस पर्टिकुलर कंपनी का डेटा देंगे, ठीक है ना। तो क्या देंगे, तो मैंने आपको क्या देंगे वो ऊपर ही बताया, देखो, और एक स्टोरी से बताया, तो अब आपको वापस से नाम मैं बताने वाली नहीं हूँ। दैट इज़ ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड कहता है सेफगार्ड प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 69 टू अ पर्सन हु इज़ प्लेस अंडर अरेस्ट। देखो सर, 2 ही रास्ते हैं, या तो वो कॉग्निजेबल में पकड़ा गया, नॉन कॉग्निजेबल में पकड़ा गया। कॉग्निजेबल में पकड़ा गया तो फिर बेल लगाने के लिए अपने लॉयर को बुला लेगा, और अगर वो नॉन कॉग्निजेबल है तो ऑब्वियसली वो अपने बेल लगाने को बुला नहीं सकता, 24 आवर में वो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाएगा। फिर आता है हु कैन ऑर्डर फॉर कैरी आउट इंस्पेक्शंस। बताओ, हु कैन ऑर्डर फॉर कैरी आउट द इंस्पेक्शंस। तो सर कैरी आउट का ऑर्डर जो है वो कौन देगा, जेसी, ठीक है। जेसी या उससे ऊपर वाला बंदा जो होगा वो आपको क्या करेगा, ऑफिसर को परमिशन देगा कि इंस्पेक्ट कर सकते हो अंडर द व्हाट सर्कमस्टेंस। तो सर कब सर्कमस्टेंस मैंने आपको बताए थे, मैंने आपको बोला था इंस्पेक्शन से ही नाम निकल के आ रहे एस और सी, फिर तुमने लिखा था SST SS EC और CC, पक्की बात है, 4 नाम है, और एक POT लिखा था, बस मेरे को वही बताना है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, हु कैन ऑर्डर फॉर सर्च एंड सीज अंडर द प्रोविजंस ऑफ, हु कैन ऑर्डर फॉर द सर्च एंड सीज। तो वही वो वाला मैंने इसीलिए बोला था ये बंदा बहुत काम आएगा। हु कैन ऑर्डर पूछ लेते, तो जैसे से ऊपर का बंदा है वही तो बोलेगा ना, जैसे से ऊपर का बंदा है वही बोलेगा, इसलिए मैंने ये बंदा तुम्हें पहले ही अच्छे से बनवा दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, 5th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पावर दैट
कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय दी ऑफिसर ड्यूरिंग द वैलिड सर्च। बताओ सर, सर्च के बाद उनको क्या पावर मिलती है? देखो मैंने बोला था तुमको, ये लोग अलमारी खोल सकते हैं, लॉक तोड़ सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, कंसील कर सकते हैं, बस वही चीज़ बोली थी। ठीक है, उसके बाद डिस्कस दी responsibility of the person to whom summon has been issued। responsibility of the persons to whom summon is issued। सर जिसके पास कागज़ का टुकड़ा समन के नाम का आया है ना, उसे क्या करना पड़ेगा? जवाब देना पड़ेगा। समन में जो भी मांगा है उसे भी बताना पड़ेगा, क्योंकि वो लीगली बाउंड हो जाता है। प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, जो हमने उसे क्या बोले हैं, एग्जामिनेशन एंड प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, जो हमने उसे समन में भेजे हैं। ठीक है, वो बाउंड हो जाता है उस बात के लिए। मीनिंग ऑफ अरेस्ट का मतलब क्या बोला था? अरेस्ट कब किया जाता है। ठीक है, अरेस्ट कब किया जाता है। और ये बात ध्यान रखना, मैंने तुम्हें बताया था कि अरेस्ट तभी करेंगे जब वो मोर देन 2 करोड़ का मामला होगा। ठीक है ना, जब आप क्या कर रहे हो, तीन चीज़ों में क्या कर रहे हो, वो कहाँ लिखवाया था मैं तुम्हें, टैक्स एविएशन, मोर देन 2 करोड़ और रिपीटेड ऑफेंस है, तो तुम हो जाते हो अरेस्ट, है ना, तुम हो जाते हो अरेस्ट। एंड देन मैंने तुम्हें एक और चीज़ बताई थी, कॉग्निजेबल, है ना, ये देखो ये कॉग्निजेबल। तो यहाँ पर तुम कंफ्यूज मत होना। वैसे देखो मैंने बहुत ही छोटे से चार्ट में ही चैप्टर करवा दिया, ये तो मैं क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ, इस चार्ट में हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पर 2 चीज़ें मार्क करवा देती हूँ। रुको, करवाना पड़ेगा मुझे मार्क, पेन चेंज करो। 2 चीज़ें मार्क करवा रही हूँ तो आपको याद रहेगी। टैक्स एविएशन में मोर देन 2 करोड़ है, यहाँ तुम अरेस्ट लिखोगे, कब हम अरेस्ट करते हैं। ठीक है, और एक चीज़, एक छोटू सा यहाँ, यार ये इतना मैंने यहाँ लिखा, ये जो ये है ना, ये छूट जाएगा यार ऐसे तो, ये 5 करोड़, ये जब मैंने बताया, ये तब मैंने बताया कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये मैंने आपको ऑफेंस में बताया, जब ऑफेंस कॉग्निजेबल्स होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये दोनों चीज़ें बता दी, अरेस्ट और ये। आई थिंक अब क्लियर रहेगा। काम करती हूँ यहाँ, अब लिखती हूँ मोर देन 5 करोड़ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, डन। ये इस चार्ट की जो है वो लिमिट मैंने बता दी कि तुम कंफ्यूज ना हो अरेस्ट और कॉग्निजेबल में। उसके बाद तो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ तुमको। अभी मैं कौन से क्वेश्चन पे हूँ? यस सर, अरेस्ट बता दिया। 7 अब लास्ट 8, स्टेटमेंट द सर्कमस्टेंस वेयर द प्रॉपर ऑफिसर कैन ऑथोराइज्ड अरेस्ट टू एनी पर्सन अंडर द CGST। तो सर ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं जब रीज़न टू बिलीव होता है कि आपने टैक्स इविट किया 2 करोड़ से ऊपर का, तो हम अरेस्ट करने की बात कहेंगे। डन डन, हाँ जी सर। तो देखो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लेना। ये चैप्टर जो है वो हमने यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ, मैंने ये कंप्लीट करवा दिया, ये कंप्लीट करवा दिया, ये भी कंप्लीट करवा दिया। अभी डिमांड वाली चैप्टर पर हूँ, फिर लाइबिलिटी वाला बच्चे का चैप्टर्स हो जाएगा। ये वाला जो पेज है, ये पेज और ये पेज, उसके अलावा ये तो कुछ नहीं था। अभी हम नया चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम क्या है, डिमांड एंड रिकवरी। ठीक है, जो बार बार मैं आपको 73 और 74 बता रही हूँ ना, वो यही है। अब ये 73 74 को समझना कि कब डिमांड एंड रिकवरी निकलती है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ कि आप टैक्स को शॉर्ट पे करें, ठीक है, पहली चीज़, या फिर आप जो है वो ITC को क्या करें, इरोनियसली ले, गलत तरीके से ले, या फिर आप ITC को जो है वो क्या करें, रॉन्ग अवेल करें, है ना, या फिर क्या हो सर, नॉन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, या फिर आप जो कलेक्ट कर रहे हो, मतलब कि अमाउंट कलेक्टेड एज रिप्रेजेंटिंग द टैक्स। तो ध्यान रखना, मैंने आपको बोला कि आपने कम टैक्स लिया, ITC को एरोनियसली लिया, रॉन्गली लिया, या फिर आप लोगों ने क्या किया, नॉन पेमेंट किया सेल्फ असेसमेंट टैक्स का। ठीक है, तो कुल मिला के गवर्नमेंट के रेवेन्यू का नुकसान हुआ। ऐसे में गवर्नमेंट आपको क्या करवा सकती है, डिमांड निकलवा सकती है। तो 2 ही केसेस होते हैं सर, 2 ही केसेस होते हैं। क्या 2 केसेस होते हैं आप बताओ? तो मैंने बोला एक होता है नॉर्मल, एक होता है फ्रॉड। एक होता है नॉर्मल, एक होता है फ्रॉड। सर नॉर्मल केस जो होता है वहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि टैक्स लायबिलिटी को इविड कर रहे हो, और फ्रॉड में जो है जानबूझकर कर रहे हो, ऐसा होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है। लेकिन उससे पहले देखो हम एक बात कर लेते हैं, हमें ऑफिसर जो है वो शो कॉज नोटिस भेजता है। दोनों ही केसेस में हो शो कॉज नोटिस जाता है।
शोकॉज नोटिस में हमसे पूछा जाता है कि बताओ वाई द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टैक्स शुड नॉट बी डिमांडेड फ्रॉम यू या फ्रॉम हिम। उनसे हम क्यों ना चार्ज करें, वो हमसे पूछ लेते हैं, हम उन्हें रिप्लाई दे देंगे। हम उन्हें रिप्लाई दे देंगे कि भाई साहब इसलिए मत चार्ज करो, अब उनके ऊपर है वो सेटिस्फाई हो या नहीं हो, ठीक है। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो तुमसे शोकॉज नोटिस के बाद टैक्स प्लस इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और इंटरेस्ट मैंने बताया था हम लोगों से 18% चार्ज करते हैं, ठीक है। ठीक है, बैंक में जितना मिलता है 6%, 6 भी नहीं मिलता अभी तो, उसका सीधा 3 गुना हमसे 18% चार्ज करते हैं, और ये देते हमें सिर्फ 6% ही। अब होता क्या है कि अगर ऐसा कुछ है तो ये कहते हैं कि अगर ये नॉर्मल केस है तो ये नॉर्मल केसेस में बहुत सिंपल सी बात है कि नॉर्मल केसेस में हम आपको 3 साल 3 ईयर्स का टाइम देते हैं। कितने का? 3 सालों का हम टाइम देते हैं फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। तो सर जब हम ड्यू डेट फर्निश एनुअल, जैसे 31 दिसंबर, तो ये 31 दिसंबर से आपको टाइम गिनना है, प्लीज़ अंडरस्टूड। आपको 3 साल वहाँ से गिनना है कि हम आपको शोकॉज नोटिस निकाल देंगे, भाई हमें तो है पेमेंट कर, ठीक है ना। और उसके लिए तुमको हम जो शोकॉज नोटिस भेजेंगे वो भेजेंगे 2 महीना, 2 साल और 9 महीना, समझे, यानी कि 3 महीने पहले, 3 साल खत्म होने के 3 महीने पहले। तो 3 साल के डॉक्यूमेंट्स का ही भेज सकते। जस्ट फॉर एग्जांपल अभी क्या चल रहा है, अभी 22-23 चल रहा है ना, तो 21-22 और 20-21 और 19-20 है ना। तो हम लोग जो है वो इसका फाइल करेंगे कब? 31 दिसंबर को। तो इसका शुरू होता है 31 दिसंबर 2020। तो यहाँ से बाद हम शोकॉज नोटिस, और इसके लिए भी हम जो हमारा शोकॉज नोटिस भेजने का टाइम है वो तो क्या होगा, 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020, समझे, 2020 है ना। 19-20 का 20 में भरवाएगा, 20 से 21 के बाद 22 से 23, नहीं सर, नहीं 18 का, मतलब यहाँ 19 का आएगा, ठीक है। तो ये जो होता है वो टाइम लिमिट है, मतलब कुल मिला के 1 साल 1 साल 1 साल। यहाँ अगर तुम नोटिस भेज रहे हो, तुमको देखना है इस साल का भेज सकते, इस साल का भेज सकते, इस साल का भेज सकते। और जो टाइम देखा जाता है, जैसे इस साल का भेज रहे हैं तो इस साल का हम 30 दिसंबर से गिनते एनुअल रिटर्न से, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मल केस है, लेकिन अगर ये फ्रॉड का मामला है तो 5 साल तक पकड़ सकते हो उस बंदे को। शोकॉज नोटिस जो है 4 + 6 महीना, सर 4 साल और 6 महीना तक आप जो है वो नोटिस जो है, मतलब कि आपको कम से कम 5 साल एंड होने के 6 महीने पहले तो आपको फ्रॉड के मामले में नोटिस भेजना पड़ेगा, शोकॉज नोटिस, तो आप उसके ऊपर फर्दर इंक्वायरी बिठा सकते हो। अब क्या होता है सर, शोकॉज नोटिस भेजा, देखो हमने शोकॉज नोटिस भेजा, वो बंदा डर गया, ठीक है, हमने उसे शोकॉज नोटिस भेजा, वो बंदा डर गया। अब बोलोगे डर गया तो अब क्या, अब वो डर गया और उसने फटाफट से, जैसे ही उसके हाथ में शोकॉज नोटिस आया, वो दौड़ा दौड़ा गया और उसने जो है वो टैक्स प्लस इंटरेस्ट पे कर दिया विदिन 30 डेज़ में, ठीक है। अब बताओ क्या करें। अब 30 डेज़ में जो है उसने पे कर दिया। अब ये जो प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जाएगी, मतलब अब कुछ नहीं, सब कंक्लूड हो चुका। अब तुम जो है वो गिल्टी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पता, जैसे ही शोकॉज नोटिस इस रामू को मिला, ये रामू जो है ये बहुत होशियार है, ये रामू जो है बहुत होशियार है, ये दौड़ा दौड़ा जो है सीए के ऑफिस में गया, सीए के ऑफिस में गया और सीए के ऑफिस में बोला ये देख सीए शोकॉज नोटिस। सीए बोला ओ हो शोकॉज नोटिस आया, तो हम हार नहीं मानेंगे, हम जो है वो क्या बोलेंगे, ऑफिसर को बोलेंगे, हम ऑफिसर को बोलेंगे कि ऑफिसर तुमने बताओ किस वजह से ये नोटिस दिया। तो हमने आप इस ऑफिसर को बोला नहीं, हमने उसे बोल दिया नो, तुमने जो भी भेजा वो गलत भेजा है, ये जो है वो ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने कोई टैक्स इवेड नहीं किया ऑफिसर, तुम्हारी गलती है, तुम जो है वो क्या करो एक बार सीधे से चेक कर लो, ठीक है। हमने ऑफिसर को उल्टा बता दिया कि भाई ऑफिसर हम तो जो है टैक्स पे नहीं कर रहे, हमारी कोई लाइबिलिटी आ नहीं रही। अब ऑफिसर जो है वो बोलता है नहीं आ रही है, ऑफिसर बोलता है यस आ रही है लाइबिलिटी। अब क्या करेंगे, देखो फर्दर अपील में जाओ वो तो ठीक है, लेकिन अब तुमको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो कितना पे करना पड़ेगा, तो 10% ऑफ टैक्स और 10,000 जो भी हायर हो वो तुमको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम्हारा सीए बोलता है चलो आप पे कर दो, तुम्हें इतना जो है वो इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है। वो इंटरेस्ट तो लगना ही है, ये जो है वो पेनल्टी है, ठीक है। वो जो ऊपर था वो इंटरेस्ट था, ये पेनल्टी है, तो ये पेनल्टी भी तुमको जो है वो भारी पड़ जानी है और ये पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये समझ में आता।
अब तुम बोलोगे चलो ठीक है, ये सारी प्रोसीडिंग्स तो हमने 15 दिन में निपटा दी, तो क्या फिर ये नहीं लगेगा क्या 30 दिन तो हुआ नहीं? नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने उनको रिप्लाई दिया, उनका वापस से नोटिस आया कि नहीं भाई तुम गलत कह रहे हो, तो फिर तुमको ये पेनल्टी लगने वाली है। पक्की बात है, ये MCQ में पूछा जाता है कई बार कि लगेगी कि नहीं लगेगी, बताओ, देखना है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, दो ही केसेस होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर भी बता रही थी आपको, नॉर्मल और फ्रॉड। तो ये नॉर्मल केस इधर बता रही हूँ मैं आपको, शोकॉज नोटिस भेजा हमने, ये बात करी जो भी है। अगर ये फ्रॉड का केस होता तो यहाँ पर ये लोग पता है पेनल्टी लगाते, और कितनी पेनल्टी लगाते? अगर ये फ्रॉड होता ना तो यहाँ इनकी पेनल्टी जो होती वो लगती 15% ऑफ टैक्स अमाउंट। ये प्लीज़ ध्यान रखना, मैं जो बोल रही हूँ वो टैक्स अमाउंट है, इंटरेस्ट अलग से है, ठीक है। टैक्स अमाउंट पेबल एज पेनल्टी एंड नो नोटिस शेल बी इशूड, नॉट इज इशूड। तो 15% लगेगा। हमने फिर से कोई नोटिस इशू नहीं किया, क्योंकि अगर हम फिर से नोटिस इशू करेंगे तो फिर तो तुम्हारा यहाँ पर रेट भी ज़्यादा लग जाएगा और ये 10% भी लग जाएगा। अब देखो 30 दिन बीत चुके हैं, 30 दिन बाद की बात अगर होगी तो पक्की बात है फ्रॉड के मामले में ये 25% हो जाएगा। और अगर ये जो है वो जो आपने टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट पेड विद इन 30 डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, तुमको ऑर्डर आया है, ठीक है, मतलब एक तो होता है नोटिस इशू किया, एक तो हमने क्या किया, तुमको नोटिस इशू किया। नोटिस इशू करने में 30 दिन में दे दिया तो 15% का पेनल्टी, उसके बाद 30 दिन के बाद किया तो 25% का पेनल्टी। लेकिन अगर तुमको ऑर्डर आ गया, ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर, क्योंकि हमारे पास भी तो राइट है, हम फर्दर अपील में जा सकते हैं। और जब कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर हुआ है तो फिर तुमको वहाँ पर 50% का तुमको क्या करना पड़ेगा, टैक्स का पेनल्टी पे करना पड़ेगा, समझना। 50% का तुम्हें पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी जब तुम फर्दर उनको कहते हो ना अपील में जाके, फिर एजुकेशन अथॉरिटी का ऑर्डर आता है तो फिर तुम्हारी ये पेनल्टी लग जाती है नॉर्मल केसेस में लगती है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट होता है वो कहता है कि अगर उसके बाद भी ज़्यादा कुछ फ्रॉड में अगर ये दिक्कत आती है तो फिर सीधा 100% पेनल्टी लगा देते हैं, जितना टैक्स अमाउंट है उसका 100% पेनल्टी लगा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यही चीज़ है, हाँ जी यही चीज़ है। तो ध्यान रखना, जहाँ एडजुडिकेशन का ऑर्डर आएगा ना नॉर्मल केस में, वहाँ पर 10% ऑफ और 10,000 लगता है, बाकी नोटिस के मामले में तो नहीं लगाते ये लोग, ठीक है। और जो यहाँ पर है तो यहाँ पर तो आप देख लो, एडजुडिकेशन में अगर नोटिस आया तो सीधा आधा यानी कि 50% ही लगा दिया। एक बार एकदम माइंड में मैपिंग बनी क्या होता है, ठीक है। अब देखना अगला, अब मैं आपको बोलूँ कि शोकॉज नोटिस कौन इशू कर सकता है, तो उन्होंने क्या करना, उस शोकॉज नोटिस का पावर बांट दिया। जनरली पावर ऐसा बोला, अब आपको सिर्फ एक बार सुनना है, मुझे माइंड में याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर इनका कहना है कि मॉनेटरी लिमिट है 10 लाख रुपये CGST में है, 20 लाख रुपए IGST में है, और CGST और IGST में 20 लाख रुपए है। यहाँ तक का नोटिस कौन भेज सकता है, सुप्रिटेंडेंट भेज सकता है ऑफ सेंट्रल टैक्स का। यहाँ पर डिप्यूटी या फिर असिस्टेंट कमिश्नर भेज सकता है, जो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का हो सकता है, ठीक है। और यहाँ 20 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का, ठीक है, 2 करोड़ रुपए तक का। और तीसरा जो होता है वो एडिशनल या जो जॉइंट कमिश्नर होता है, वो जो होता है वो 1 करोड़ रुपये से मोर हो सकता है, अबाउ यहाँ पर 2 करोड़ से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको अगर याद रहे, SDA, ठीक है, SDA, SDM नहीं, SDM। अब हम बात करते हैं कुछ जनरल, यहाँ पर स्टे ऑर्डर आ जाता है तो स्टे ऑर्डर को एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। अगर फ्रॉड का केस, देखो एक क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे कि एक मान लो हमने 5 साल के लिए तुमको 5 साल पहले का एक नोटिस इशू किया, और वो जो है वो हमने फ्रॉड मानकर किया, फिर अगर वो जो है फ्रॉड नहीं निकला, वो अदर केस निकला, तो क्या वो कंटिन्यू रहता है, वो कंटिन्यू रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। शोकॉज नोटिस में जो अमाउंट होती है वो कितना, जितना हम मांगते हैं आपको डिमांड उसकी इक्वल होती है, ठीक है। उसके बाद डिमांड ऑर्डर जो है कंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, इससे पहले कि नोटिस नहीं देवे, मतलब आपको डिमांड ऑर्डर जो होता है वो टाइमली कंक्लूड करना पड़ता है। अगर 3 साल 5 साल में नहीं करोगे फिर बोलोगे, कई बार क्या होता है ना, डिमांड आती है ध्यान नहीं रखोगे। अब तुम खुद ही सोचो, अगर तुम्हें 5 साल पहले से डिमांड, 5 साल पहले की डिमांड आई है ना, तो फिर उसको आप बोलो कि भाई वो डिमांड हमारे रिप्लाई देने वाली भी नहीं है, हम रिप्लाई भी नहीं देंगे। और इंटरेस्ट कितना पे होता है, तो 18% और 24%, फ्रॉड का मामला है तो 24%, बाकी नॉर्मल तो 18%, ठीक है। टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर तो हमने बता दिया 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। तो अब ऑर्डर कब इशू होता है, हमने जब उनको नोटिस इशू किया ना उसके 1 ईयर में हम ऑर्डर इशू कर देते हैं। और जनरली ऑर्डर कौन इशू करता है, ऑब्वियसली
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर इशू करता है वो विद इन 1 ईयर में जो है ऑर्डर इशू कर देता है। पक्की बात है, ठीक है। पैसा अगर जो है वो एडजस्ट होना है, क्या जाना है, तो वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में, वो नॉट सच वेरी मच इम्पोर्टेंट। नाउ भाई साहब अब हम क्या करेंगे, अगर तुम लोग नहीं माने ना तो फिर हमें रिकवरी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई हमको तो पैसा चाहिए, है ना। तुम जो है वो टैक्स की चोरी नहीं कर सकते। तो अब हम बात करेंगे रिकवरी कैसे करेंगे। तो देखो रिकवरी के लिए इन्होंने बहुत सिंपल सी बात बताई। अब रिकवरी के लिए इन्होंने बोला है कि 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच ऑर्डर। 3 मंथ में डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच ऑर्डर, तो हम ऑर्डर पास कर देंगे 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच ऑर्डर। ये ऑर्डर जैसे ही आया ना उसके 3 महीने में हम रिकवरी शुरू कर देंगे, ठीक है। अब 3 महीने में रिकवरी शुरू करेंगे। अब आप बोलोगे रिकवरी से पैसा कहाँ से निकलवाओगे, तो देखो पैसा कहाँ से निकलवाएंगे। सबसे पहले अपन पकड़ेंगे जो भी मनी उसने ऑन कर रखी है, जो उसकी जेब में है, या फिर जो भी बिजनेस में सेल ऑफ गुड्स है वो बेचकर, या फिर थर्ड पार्टी अगर उसको पैसा देने वाली है तो हम बोलेंगे थर्ड पार्टी, अब कोर्ट बोलेगा तू उसको नहीं अब हमें दे, ठीक है। बैंकिंग है, जिस तरीके से बैंक हो गया थर्ड पार्टी, एग्जांपल के लिए बैंक में पैसा पड़ा है। या फिर अगर तेरी सेल है इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी हम बेचेंगे क्योंकि हमको तो पैसा चाहिए। या फिर हम क्या करेंगे, जो तेरी लैंड रेवेन्यू आता है, जैसे तेरी कोई प्रॉपर्टी है घर किराए पर दे रखा है उससे कोई रेंट आता है। या फिर मजिस्ट्रेट जो है वो फाइन इम्पोज कर रहा है। अगर तुमने बॉन्ड का एग्जीक्यूशन किया है, श्योरिटी है, आपका कोई गारंटर है, कंपनी लिक्विडेशन में है, तो फिर लिक्विडेटर को बोलेंगे लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर हम भी है, हमें भी पैसा देना पड़ेगा तुझे। अब आता है पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स। तो सर सेल्फ असेसमेंट में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होती है, बाकी चॉइस मैक्सिमम चॉइस मंथ की इंस्टॉलमेंट्स हो सकती है, वो भी अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो तो। ट्रांसफर टू प्रॉपर्टी टू बी अवॉइड इन सर्टेन केसेस। सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वॉइड हो जाती है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वॉइड हो जाती है अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है ऐसा कि भाई ये ट्रांजेक्शन वॉइड है, वो वॉइड करार दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, हो सकता है, लेकिन ये कब तक हो सकता है सर, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ही हो सकता है ये। तो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रोटेक्ट रेवेन्यू इन सर्टेन केसेस, तो ऑर्डर के 1 ईयर, तो एवरी सच प्रोविजनल अटैचमेंट शैल सीज हो जाएगा। कब सीज हो जाएगा, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 ईयर। तो ऑर्डर के 1 ईयर के बाद आपको वो प्रॉपर्टी उसे रिलीज करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, है ना। तो ये प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। अब एक चीज़ होता है, अगर हम रूल 159 की बात करें तो ये कहता है कि अगर पेरिशेबल नेचर का है या हजारियस नेचर का है तो उसकी जो मार्केट प्राइस है या फिर बिकम जो अमाउंट पेबल है जो भी कम हो वो जो है वो हम वसूल कर लेंगे, ठीक है, और रिलीज़ कर देंगे प्रूफ। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर एक प्रॉपर्टी है, देखो ये बंदा जो होता है जिसे प्रोविजनल अटेंचमेंट किया, अब मेरी बात सुनना, मैं ऐसे समझाती हूँ आपको, अच्छा पॉइंट है आपको समझना। देखो हमें क्या लगता है ना, देखो सामने वाले प्रॉपर ऑफिसर जो है ना वो हमारा भला कैसे जा सकते हो, वो बोलेंगे तुम तो चोर हो, वो यही बोलेंगे कि तुम चोर हो, भले तुम चोर हो या नहीं हो, तुम चोर हो वो मान लेते। अब होता क्या है, तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उन्होंने क्या कर ली, उन्हें अटेंज कर ली। अब प्रॉपर्टी अटेंज कर ली तो उनके पास पड़ी, तुम्हें पता है कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो पेरिशेबल नेचर की है, क्या है, पेरिशेबल नेचर की है। अब क्या होगा ना, पेरिशेबल नेचर की प्रॉपर्टी है तो जनरली प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है, टैक्सेबल पर्सन जो है, अगर हम उन्हें कहें अगर हम उस पेरिशेबल प्रॉपर्टी को छुड़वाना चाहते हैं तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा पता है, या तो मार्केट वैल्यू जितना या फिर जितना पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन है कि भाई इतना मैं पे कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी छोड़ दो, जो भी लोअर हो ये प्रॉपर्टी को छोड़ देगा। पक्की बात है, ठीक है, रिलीज़ करेगा, प्रूफ होगा उसके पास रिलीज़ करने का, ठीक है। अटेंचमेंट 7 days ऑफ द अटेंचमेंट, फाइल एंड ऑब्जेक्शंस अफेक्ट द प्रॉपर्टी अटेंज इज नॉट लाइबल फॉर अटेंचमेंट। तो अगर उसके पास ऑब्जेक्शन होगा तो वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को 7 days में बता देगा उसका अटेंचमेंट होने के कि भाई मुझे ऑब्जेक्शन है कि क्यों मेरी प्रॉपर्टी अटेंज करी, ठीक है, तो वो रेज कर सकता है, उसे मना कोई नहीं करेगा कि भाई तू क्यों अपनी आवाज़ उठा रहा, ठीक है। तो ये ऑल दी थिंग्स हमने कंप्लीट करवा दी। अब आ जाइए फटाफट से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, जो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो अभी कंप्लीट हो जाएंगे, डोंट वरी। सबसे पहला क्वेश्चन है, मोहन एंटरप्राइज इज एंटाइटल्ड फॉर एग्जिम्पशन फ्रॉम टैक्स अंडर जीएसटी। उन्हें एग्जिम्पशन मिल गई, हाउएवर इट कलेक्टेड टैक्स
फ्रॉम इट्स बायर वर्थ 50,000 रुपी। अरे उन्होंने कलेक्ट कर लिया 50,000 का। इन द मंथ ऑफ अगस्त इट हैज़ नॉट डिपॉजिटेड द सेड अमाउंट कलेक्शन एस सी एक GST विद द गवर्नमेंट, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, GST को टैक्स जमा नहीं करवाया क्योंकि उनको लगता है कि भाई साहब ये जो है वो क्या हो गया, एग्जिम्ट हो गया है। तो मेरी बात सुनो, हमें पता है अगर हमने कोई भी चीज़ कलेक्ट करी है फ्रॉम कस्टमर टैक्स के नाम की, तो वो मैंडेटरी है, ठीक है। या तो फिर तुम उन्हें लौटा दो अगर वो जो है एग्जिम्ट हो गया गुड्स, या फिर मैंडेटरी है कि तुम गवर्नमेंट को पे करो। अगर तुमने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, अब तुम्हारे साथ क्या होगा, जैसे उन्हें पता लगेगा वो तुम्हें शोकॉज नोटिस इशू कर देंगे, वो तुम्हें शोकॉज नोटिस इशू कर देंगे, ठीक है। और फिर तुम्हें अलोंग इंटरेस्ट, अगर तुमने नॉर्मल केस में किया तो 18%, नहीं तो 24% से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और मे भी हो सकता है पेनल्टी भी लग जाए, जो भी केसेस हो। डिस्कस ब्रीफली द टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ शोकॉज नोटिस एज कंटेन अंडर सेक्शन 73-74। सर शोकॉज नोटिस का टाइम मैंने बताया था 2 साल 9 महीना, 4 साल 6 महीना। ये पक्की बात है जी सर, और कुछ नहीं। इज देयर एनी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर एडजुडिकेशन ऑफ द केस अंडर CGST एक्ट। बताओ सर, क्या एनी टाइम लिमिट है एडजुडिकेशन के लिए? कितना टाइम है? अगर एडजुडिकेशन के लिए टाइम भी है तो इन्होंने बोला सर 3 साल। एडजुडिकेशन मतलब कितने साल पहले का नोटिस भेज सकते हैं? 3 साल का, या फिर हम तुम्हें 5 साल का नोटिस भेज सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम तुम्हें क्या भेज सकते हैं। चौथा बोलता है अ पर्सन इज चार्जेबल विथ टैक्स इन केस ऑफ अ फ्रॉड। अब पर्सन के ऊपर क्या होता है, फ्रॉड के ऊपर में चार्ज लग टैक्स, ठीक है। ही डिसाइडेड टू पे द अमाउंट ऑफ डिमांड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट बिफोर इशू ऑफ नोटिस। इज देयर एनी इम्यूनिटी अवेलेबल टू सच पर्सन? उसे पता लग गया। देखो मेरी बात सुनो, बंदा बहुत बोला था, ठीक है, बंदा बहुत बोला था, उसको पता लग गया कि यार हम क्या करते हैं, नोटिस अभी हम लोगों को नोटिस इशू नहीं हुआ, ठीक है। ये ऑफिसर लोग जो है ना, ये ऑफिसर लोगों को पता नहीं है कि हमने ऐसी चोरी करी टैक्स की, अभी तक हमको नोटिस इशू भी नहीं हुआ। तो क्या देखो, बहुत सारे लोग तो होते चलो आएगा नोटिस, जवाब दे देंगे, देख लेंगे। एक बंदा है नहीं यार, नोटिस आने के बाद तक का इंतजार नहीं करते, हम एक काम करते, भाई हमसे गलती हुई है। देखो मान रहा है बंदा, कितना एकदम सिंपल कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है, हम लोग जो है वो क्या करते हैं, बिफोर नोटिस इशू हम जो है वो पेमेंट कर देते। तो आपको यही पूछा है कि ऐसे कौन से सर्कमस्टेंस है विच द शोकॉज नोटिस कैन बी इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर अंडर सेक्शन 73 स्पेसिफाइड द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ शोकॉज नोटिस इज ऑल्सो टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ, नहीं क्वेश्चन मैंने छोड़ा है क्या। ब्रीफली डिस्कस द मोड ऑफ रिकवरी, उससे ऊपर वाला केस। अ पर्सन इज चार्जेबल टैक्स, 4th क्वेश्चन पे हूँ मैं, जहाँ पर टैक्स इन अ केस ऑफ अ फ्रॉड, और अगर वो जो है वो क्या करता है, अ पर्सन इज चार्जेबल विथ टैक्स इन केस ऑफ फ्रॉड, ही डिसाइडेड टू पे द अमाउंट ऑफ डिमांड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट बिफोर इशू ऑफ नोटिस। तो भाई साहब फ्रॉड का मामला है, नोटिस इशू करने से पहले ही मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, तो भी मुझे पता है पेनल्टी लगेगी। और ये पेनल्टी पता है कितनी है, 15% है। ये पेनल्टी कितनी है सर, 15% ऑफ टैक्स है। तो ये ध्यान रखो कि पेनल्टी 15% लगेगी, चाहे फिर तुमने नोटिस से पहले ही दे दिया। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये फ्रॉड नहीं होता तो फिर तो नहीं लगती। डन है, समझा आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं वापस से करवाने बैठ गई, अरे सब मैंने ऊपर लिखवा रखा है, फिर भी पता नहीं क्या आदत हो गई ना, इधर भी आ गया वापस से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो अब नहीं लिखवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 वाले पे आ जाओ फटाफट। क्या बोलता है, ब्रीफली डिस्कस द मोड ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स अवेलेबल टू द प्रॉपर ऑफिसर। वो 7 नाम आपको ऊपर बताए दे, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना बताया मैंने आपको, वही है। सेलिंग ऑफ गुड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ। Enlist the circumstance for which a show cause notice can be issued by the proper officer under section 73 specified the time limit of issuance of such show cause notice as the। तो आपको बताना है कि आपको शो कॉज नोटिस का इशुएंस का टाइम लिमिट क्या है 6th वाले में। तो 3 और एक तो आता है 3 महीना, एक आता है 6 महीना। तो वो टाइम लिमिट जो बताया ना 2 और 9 और फिर 5 और 4 और 6, वही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, टाइम लिमिट ही पूछा है, आपको बता दिया, अच्छे से बताया मैंने। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, बोलता है सुभारती एंटरप्राइज कलेक्टेड GST ऑन द गुड्स सप्लाइड बाय इट फ्रॉम इट्स कस्टमर्स ऑन द बिलीफ दैट द सेड सप्लाई इज टैक्सेबल, हाउएवर लेटर इट डिस्कवर दैट द गुड्स सप्लाइड बाय
इज एग्जिम फ्रॉम जीएसटी, हम तो टैक्स वसूलते रह गए, बाद में पे नहीं किया। भाई साहब अब तुम कोई बात नहीं, निश्चिंत रहो, तुमने अगर पे किया है तो तुम्हें गवर्नमेंट को मैंडेटरी देना है, वरना तुम्हें शो कॉज नोटिस इशू हो जाएगा। ये तुम्हें याद रखना चाहिए। 7वां 8वां ये एक क्वेश्चन के सिमिलर क्वेश्चन है, शायद फर्स्ट क्वेश्चन के सिमिलर लग रहा है। राजूल एसोसिएशन हैज़ बीन इशूड अ शो कॉज नोटिस ऑन 31st, ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन अच्छा है। 31/12/2021 को हमें शो कॉज नोटिस इशू हुआ अंडर द सेक्शन 73(1) ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 17 एक साथ 17 से 31/12/17 को हमने कुछ टैक्स का घपला किया। इट हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ द पर्सन हियरिंग टू 15/1/2022, हमने उसे अपॉर्चुनिटी दी 15/1/2022 को, हमने उसे नोटिस भेजा 15/1/22 को हम उसे सुनेंगे। एडवाइज राजूल एसोसिएशन दैट व्हाट शुड बी द रिटर्न सबमिशंस इज द रिप्लाई इन द शो कॉज नोटिस इन। तो बताओ क्या वो शो कॉज नोटिस का रिप्लाई दे, आपको लगता है? तो देखो जनरली 21 को नोटिस आया, तो ये नोटिस आया होगा 20-21 का आ सकता है, 19-20 का आ सकता है, और 18-19 का आ सकता है। यहाँ पर आया है 17 का, यहाँ तो 17-18 का आया है, ठीक है। और ये मामला फ्रॉड का है क्या? शॉर्ट टैक्स पर ऐसा कोई फ्रॉड लग नहीं रहा। तो भाई साहब अगर आपको फ्रॉड के हिसाब से भी आंसर देना है तो दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे कि क्योंकि हम लोगों को 3 साल के 3 महीने पहले देना है। हाँ जी सर, तो देखो 31/12/21 का 3 साल पुराना चलेंगे तो 20 से 21 और 19 से और 18, यानी कि मेरे पास जो आएगा वो 31/12/18 आएगा। बहुत ध्यान से समझना, 31/12/18 आएगा, 3 साल पहले जस्ट आके खड़ी हो रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ही बोला था 2 साल और 9 महीने, यानी कि यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि नोटिस इश्यू हो जाना चाहिए 30/9 को, तो गलत नहीं होगा। 30/9 को इशू हो जाना चाहिए, तो गलत तो नहीं कह रही हूँ, सही कह रही हूँ एकदम। और 18 को है तो 17-18 का रिटर्न नहीं भरवाएगा, यानी कि 17-18 आता है अंदर उसमें, लेकिन एक्चुअली तुमको जो नोटिस है वो 30/9 तक इशू कर देना था। अब ये नोटिस जो है वो कंटेनेबल नहीं होगा फिर तो, क्यों? अगर नॉर्मल केस है तो, फ्रॉड का मामला है तो फिर 5 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा था? ये तो राजूल वाला था। नाउ एवरेस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड हैज़ बीन इशूड अ शो कॉज नोटिस 31/1/2022, उसे शो कॉज नोटिस इशू हुआ। अच्छे क्वेश्चन से प्लीज़ अच्छे से देखो, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। इशू शो कॉज नोटिस इशू किया, कब इशू किया? 31/1/2022 को शो कॉज नोटिस इशू हुआ। अकाउंट ऑफ शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स किसी भी वजह से हुआ। कब का इशू हुआ सर? 18-19 का, 18-18 मतलब एक साथ 18 से 18, ठीक है, 18-18 ये 7वें महीने से 12वें महीने तक का, इसमें टैक्स इविड हुआ और तो हमने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम लिमिट गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे बताओ सर? जनरली 3 महीने पहले इशू होता है, तो यहाँ का डेट 17-18 है, मतलब 18 है, तो 18 का रिटर्न हमने भरा होगा 18-19, 31/12/2019, 31/12/19, क्योंकि ये है टाइम 18 का, तो 18 का हमने भरा होगा 19 में। 19 से गिनो तो 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, मतलब 19, 20 पूरा, 21 पूरा, 22 पूरा, 31/12/2022 कब इशू कर सकते? 2 और 9 महीने, मतलब कि 30/9/2022। यहाँ गिनो क्या हो रहा है? अरे यार 31/1/2022, ठीक है, टाइम पर ही है ना, 30/9/2022 तक करना तुमने, 31/1/2022 को ही कर दिया तो बढ़िया बात है। आंसर इज दैट टाइम लिमिट यही है, 31/1/2022 को इशू किया। नोटिस इज नॉट टाइम बार्ड, नॉट टाइम बार्ड, एकदम बराबर है। ऊपर वाला टाइम बार्ड हो गया था, ये नीचे वाला नहीं हुआ। अगला आ जाओ। हाँ जी सर, समझा आपको? पक्की बात? अच्छे क्वेश्चन से एमसीक्यू में आ सकते हैं, एग्ज़ाम में आपको 2-3 5 मार्क के लिए पूछ ले। अब आता है आनंद एंड कंपनी सेल्फ असेस्ड टैक्स लाइबिलिटी 90,000 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल बट फेल टू पेमेंट। सेल्फ असेस किया बट फेल हो गया, और बाद में उसे पता चला कि द रिकवरी ऑफ द पेनल्टी 73 फेल टू पे टैक्स, इशू शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस इशू किया कब? 10 अगस्त को। 10 अगस्त को हमने शो कॉज नोटिस इशू किया, ठीक है। इट वॉज रिसीव बाय
आनंद एंड कंपनी ऑन 14th, तो उसे कब रिसीव हुआ, ये इशू किया। अब रिसीव कब हुआ हमने तो उससे मतलब नहीं, हमने नोटिस इशू कर दिया, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट उसने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया अपने को 25 अगस्त को। बताओ, ठीक है। डिपार्टमेंट कंटेनिंग दैट, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी का क्या देना पड़ेगा, 50% देना पड़ेगा। बताओ क्या 50% देना पड़ेगा क्या। तो यहाँ टैक्स लाइबिलिटी 90% आ रही है, मंथ ऑफ अप्रैल, बट फेल टू पे मेक द पेमेंट, उसने पेमेंट नहीं किया। फिर सब्सिक्वेंटली डिपार्टमेंट इनिशिएट पेनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द अनर, उसके ऊपर पेनल प्रोसीडिंग्स लगा दी, यानी कि उसका ऑर्डर जो है किसने दिया होगा पता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने दिया होगा, क्योंकि पेनल प्रोसीडिंग्स लगा दी। थोड़ा समझना, उसने नोटिस इशू करते ही पेमेंट नहीं किया, पेमेंट करने में फेल हो गया, उसके ऊपर पेनल प्रोसीडिंग्स लगी, उसके बाद उसको हमने रिकवरी के लिए बुलाया। तो सर ये केस जो है वो नॉर्मल केस है, इसलिए हम बोलेंगे कि भाई साहब पेनल प्रोसीडिंग्स के बाद तुम्हें 10% ऑफ टैक्स और 10,000, ठीक है, जो भी हायर या लोअर, थोड़ा सा आपको है ना एग्ज़ाम से पहले भी इनको सुनना होगा, क्योंकि सर कन्फ्यूज़न बहुत होता है। तो सर यहाँ पर हम सरकार जो है वो कम मानेगी नहीं, हायर 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 हाय 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 हायर, पक्की बात सर, डन, कोई दिक्कत नो सर। तो जो भी हायर होगा वो लगेगा, ये 45 तो तुम्हारी गलती है, कोई नहीं लग देने वाले हम लोग, ठीक है। एक लास्ट चैप्टर जब हम आते हैं अब लाइबिलिटी वाले पर, सर लाइबिलिटी वाले चैप्टर पर आ जाइए। क्या बोलता है हमारा, लाइबिलिटी बोले किसकी लाइबिलिटी है, जीएसटी पे करने की, बस हम यही आपको सिखाएंगे किसकी लाइबिलिटी है। तो देखो सर अभी स्क्रीनशॉट लेना है आपको, मुझे लगता है लेना चाहिए। तो ये इंस्पेक्शन वाला चैप्टर तो बहुत छोटा था, यहाँ से डिमांड शुरू हुआ था, और फिर ये वाला पेज, देन ये वाला पेज। अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर तो करेंगे, जिसका नाम क्या है पता है, बहुत अच्छा नाम है जिसका, पेन चेंज करते चलो पहले, जिसका नाम है लाइबिलिटी, ठीक है। हाँ जी सर। सो लाइबिलिटी वाला चैप्टर कहता है कि किसकी लाइबिलिटी है ना, अगर बिजनेस ट्रांसफर कर देंगे तो अब लाइबिलिटी जो है वो किसकी होगी। चलिए आ जाइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफ़र कर दिया, अब बताओ इन केस ऑफ ट्रांसफ़र किसकी लाइबिलिटी। सर अगर बिजनेस ट्रांसफ़र हुआ तो ये कहता है कि जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल, जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल, ये तो तकिया कलाम है, ये तो आपको हर एक में रट लेना है, टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस ट्रांसफ़र, डन जी सर। अब ये तो आपको पहला हुआ, अब आता है लाइबिलिटी ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। तो सर लाइबिलिटी ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल में क्या होता है कि प्रिंसिपल जो होता है और एजेंट जो होता है वो इसी तरीके से जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल बनते हैं। सर अमालगमेशन एंड मर्जर होता है तो क्या होता है, सर अमालगमेशन एंड मर्जर होता है तो इंक्लूडेड इन द टर्नओवर ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव कंपनीज। तो सर जितना जिसका टर्नओवर होता है, जितनी जितनी रेस्पेक्टिव कंपनी होती है उसके अकॉर्डिंग उनका जो है लाइबिलिटी आता है। क्लियर इट, हाँ जी सर। अब अगर आपसे कहें कि कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो फिर लिक्विडेटर, ठीक है, क्योंकि उसके पास में सारी पावर आ जाती है। विद इन 30 days ऑफ अपॉइंटमेंट, आफ्टर द अपॉइंटमेंट इंटीमेट करेंगे, अपॉइंटमेंट ठीक है इंटीमेट किया जाएगा 30 days में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी की बात करें तो फिर वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल बनते हैं। उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ पार्टनरशिप में, तो पार्टनर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे, हाँ जी सर। उसके बाद अगर कोई बंदा रिटायरिंग पार्टनर है तो विद इन 1 month, ठीक है, अगर उसने कोई इंटीमेशन नहीं दिया, जैसे फॉर एग्जांपल वो आज रिटायर हुआ, उसने विद इन 1 month में कोई इंटीमेशन हमें नहीं दिया, तो फिर वो हमेशा लायबल रहेगा, ठीक है। बाकी तो वो लायबल तब तक ही होता है जब तक उसने क्या किया, टिल द डेट, जब तक उसका वो डेट होता है ना तब तक ही वो लायबल होता है। जैसे मान लीजिए ये राम है, ये राम कब तक लायबल है, जब तक ये यहाँ हमारी फर्म में रहेगा, लेकिन ये फर्म छोड़कर गया, इसने इंटीमेट ही नहीं किया अगर विद इन 1 month में, तो फिर ये कंटिन्यू रहेगा लाइबिलिटी के लिए। गारंटर है, कोर्ट है, पर्सन की अगर डेट हो जाती है तो कैसे क्या होता है ये देखना। यहाँ पर अच्छा अगर एग्ज़ाम में पूछ ले ये वापस से एक चीज़ ये देखना कि अगर बिज़नेस कंटिन्यू है क्या, कंटिन्यू कौन करेगा, ऑब्वियसली
उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा तो वो कंटिन्यू करेगा, तो फिर वो या फिर बिजनेस हो सकता है सर डिसकंटिन्यू हो जाए, है ना। तो डिसकंटिन्यू अगर हो जाता है तो ऐसे में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वही लायबल होगा उसको पे करने के लिए। ये अब आता है, ये चीज़ हो गई बिजनेस के मामले में। अगर अगर वो एच यू एफ है, एच यू एफ या ए ओ पी है, ठीक है, तो फिर उसमें क्या होता है ना कि जो मेंबर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ द मेंबर, ईच अदर मेंबर, वो लायबल होते हैं। डिसोल्यूशन होता है तो फिर पार्टनरशिप फर्म ही लायबल होती है। टर्मिनेशन भी होता है तो वहाँ पर वो बेनिफिशियरी लायबल होते हैं। इन अदर सर्टेन केसेस में फैमिली जॉइंटली सेवरली जो होती है फर्म जो भी है वो लायबल बनते हैं। ठीक है क्या, ठीक, चेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशंस, डिसोल्यूशन, ये ऑल ओके। अब मेरी बात सुनना, कुछ क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चंस के साथ और अच्छे से बता दूंगी क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, Avatar Industry, a registered person under GST, has sold whole of its business to Rolex manufacturer. Determine the person liable to pay GST, interest or any penalty under GST law determined before sale but still unpaid due from Avatar Industry up to time of such transfer. तो बताओ यहाँ पर jointly and severally हम क्या बोलेंगे भाई साहब, आपको liable बता देंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखना, एबीसी मैन्युफैक्चरर लिमिटेड इंगेज राघव एंड सन्स एज एन एजेंट, तो सर प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है, लाइन यही आएगी। थर्ड, अ पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अंडर जीएसटी लॉ डाइज, डिटरमाइन द लाइबिलिटी। सर पर्सन नहीं रहा तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर बिजनेस कंटिन्यू रहा, बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहा तो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैगा वो करेगा। इन क्वेश्चन 3 अबाउ वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द बिजनेस कैरिड on by the person who has died is discontinue after his death। ठीक है, वो भी बता दिया कि भाई अगर ऐसा भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जितना द बिफोर और डेथ ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेल लाइबल टू द आउट ऑफ द एस्टेट, ठीक है, जितना उसका आउट ऑफ द एस्टेट है उसमें से हम दे देंगे, हम अपनी जेब से कुछ नहीं देंगे। ठीक है, इन द क्वेश्चन थर्ड हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखना, व्हाट हैपन टू द जीएसटी लाइबिलिटी व्हेन द स्टेट ऑफ अ टैक्सेबल गुड्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द कोर्ट ऑफ वाट। तो सर अगर ऐसा कुछ है जो कोर्ट के कंट्रोल में है तो हम बोलते हैं कि टू द एक्सटेंट डिटरमाइन एंड रिकवरेबल फ्रॉम द टैक्सेबल पर्सन, टू द extent as it would be determined। ठीक है, now the next question is डिस्कस द लाइबिलिटी टू पे टैक्स इन केस ऑफ अमालगमेशन मर्जर। तो जितना आपका टर्नओवर होता है उतना। डिस्कस द लाइबिलिटी ऑफ पे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी ऑन डेथ ऑफ अ पर्सन लाइबल टू पे, ये बता दिया। ठीक है, दोनों ही केसेस कंटिन्यू डिसकंटिन्यू लिखने होते हैं। विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 एक्सप्लेन द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। तो सर पार्टनरशिप का क्वेश्चन में आपको देखना है कि सर रिटायरिंग पार्टनर है, अगर उसने बता दिया है तुमको 1 महीने बाद तो फिर उसकी लाइबिलिटी रिटायर तक ही होगी, नहीं बताया तो कंटिन्यू रहेगी, बाकी तो सारे पार्टनर जॉइंटली सेवरली लाइबल होते ही। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू द लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ अ कंपनी लिक्विडेशन। तो सर लिक्विडेटर है, उसे 30 डेज में हम इंटीमेट कर देंगे। डिस्कस द लाइबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर ऑफ द फर्म टू पे। तो रिटायरिंग पार्टनर के लिए बता ही दिया था मैंने, रिटायरिंग पार्टनर के लिए मैंने आपको बता दिया है, वही चीज़ जो है वो लगने वाली है। और अगर पार्टनरशिप ही खत्म हो रही तो फिर ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल हो जाएंगे। कंप्लीट इट, यस, डन। तो सर बहुत ही 1.5 घंटे में, मतलब 1 आवर एंड 30 मिनट्स में हमने सब अच्छे से कंप्लीट कर लिया। नाउ थैंक यू।